बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5 अक्टूबर 2025 को हम लोगों ने एक FLP कंडक्ट करवाया था, उसकी जो है वीडियो डिस्कशन अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एनिमल सेल। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और सेंट्रियोल्स। अब ये सेंट्रियोल्स जो है ये बेसिकली एनिमल सेल का ही पार्ट है। प्लांट सेल के अंदर कभी भी सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते। इसी तरह अगर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, तो वो किसके अंदर होते हैं? वो हमारे प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। इसी तरह अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एनिमल सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट ही नहीं है। ये तो हमारे पास बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारी ऑप्शन नंबर सी होगी। बाकी सारी ऑप्शन जो है ये प्लांट को बता रही है, ये हमारे पास बता रही है जो एक हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसको ये ऑप्शन डिफाइन करिए। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अच्छा बच्चों, जो मुश्किल MCQs है उस पर मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा दूंगी और जो ईजी MCQs हैं उनको हम लोग जल्दी से कर लेंगे। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में हमारे पास क्या डिफरेंस है। जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि उसके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है, उसके अंदर प्रॉपर DNA एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास जो है एक की डिफरेंस है। न्यूक्लियस जो है ये इन दोनों सेल्स के दरमियान में की डिफरेंस हमें बताता है। यहाँ पे हम क्विक सर इनका डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, ये देखो पहला डिफरेंस ही उसने किस चीज़ का बताया? पहला डिफरेंस ही उसने न्यूक्लियस के बारे में बताया। फिर यहाँ पे इनके डायमीटर में डिफरेंट है, ये देखो। फिर इसके हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोइड नहीं होता, और इसके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी सारे जितने भी डिफरेंसेस है वो हमारे वो माइनर डिफरेंसेस है। मेजर डिफरेंस जो है वो हमारे किस चीज़ का आता है? मेजर डिफरेंस जो है वो हमारा न्यूक्लियस का आता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग आगे आ जाए, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो होती है जी राइबोसोम्स के अंदर। अब राइबोसोम्स हमारे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट नहीं होते लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी सरफेस जो है वो रफ होती है। राइबोसोम्स के प्रेजेंट में वहाँ पे हमारे पास क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वो जगह है सेल में जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। बेसिकली ये क्या करते हैं, जो मैसेंजर RNA उसको ट्रांसलेट करके अमाइनो एसिड की चेन्स बनाते हैं। बाद में वो जो चेन्स है अमाइनो एसिड की वो आपस में मिलकर क्या बना देती हैं? हमारे पास प्रोटीन्स बना देती हैं। और ये हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है ना उसमें फ्रीली प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी हो सकते हैं। बस आपने ये चीज़ याद रखी है, राइबोसोम या तो फ्री भी हो सकते हैं या फिर वो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है? गोल्जी अपरेटस का जो बेसिक फंक्शन है वो उसने मॉडिफाई करना, पैक करना प्रोटीन को और लिपिड को या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को। बेसिकली ना ये डिफरेंट जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको आपस में मर्ज कर देता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है, ग्लाइकोलिपिड बना देता है, इस तरह से ये सब्सटेंसेस बनाते हैं। तो बेसिक इसका फंक्शन क्या है कि इसने चीज़ों को मॉडिफाई करना है और उनको पैकेज एक साथ पैक कर देना है। समझ लो ये ऐसी फैक्ट्री है हमारा जो गोल्जी बॉडी है कि ये चीज़ों को एक साथ पैक कर देती है। बाकी एनर्जी प्रोडक्शन इसका काम नहीं है, DNA रेप्लिकेशन इसका काम नहीं है, तो राइबोसोम बनाना इसका काम नहीं है। फिर व्हाट इज द राइबोसोम हमारे न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम। वो कह रहे हैं कि क्रोमोसोम हमारा किस चीज़ से बना हुआ है या फिर जो क्रोमोसोम है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर 1 देखो आप, DNA और प्रोटीन। जो हमारा क्रोमोसोम है ना वो बेसिकली बच्चों बना होता है DNA से और प्रोटीन से। बाकी सारी ऑप्शंस हमारी करेक्ट नहीं है। DNA हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है हेरिडिटी का, ये आप सबको पता है। प्रोटीन्स हमारे पास अब यहाँ पे कौन सी यूज होती है? प्रोटीन हमारे पास यूज होती है हिस्टोन प्रोटीन, जिनके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। जो DNA है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इनकी जो आपस में बाइंडिंग होती है ना वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है तो मैं आपको साथ साथ रिवाइज करवा रही हूँ। क्रोमोसोम्स जो होता है वो कंपोज होता है DNA के और वो टाइटली बाइंड हुआ होता है, कॉइल हुआ होता है हमारे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, DNA के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, ये आपको बात समझ आ गई। अब जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन और DNA जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वो क्रोमाटिन बनाते हैं और क्रोमाटिन से क्या होती है? सेल डिवीजन होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास जो पैकेजिंग है, रेगुलेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब हमने देखना है विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम अनदर सेल। एक न्यूरॉन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो दूसरे सेल से सिग्नल्स लेता है। अब ये बच्चों जी हमारे पास एक न्यूरॉन है, हमने देखना है कि इसमें सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास ना ये दूसरे सेल है, फर्स्ट कर लो ये कोई रिसेप्टर सेल या
फिर कह लो कि स्किन सेल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। अब वो जो है ना हमारा जो सिग्नल है या फिर जिसको हम स्टिमुलाई कह सकते हैं वो इन डेंड्राइट्स के पास आता है। ये जो सेल बॉडी या सोमा जिसको हम बोल सकते हैं, ये उसको प्रोसेस करती है, देखती है कि भाई हमने इसका क्या जवाब देना, और फिर वो इस एक्सोन के अंदर भेज देती है। फिर आगे यहाँ से वो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स के हेल्प पे दूसरे नर्व सेल के पास जाते हैं। ठीक है, तो आता कौन है, रिसीव कौन करता है, वो बच्चों डेंड्राइट्स जो है वो हमारे पास रिसीव करते हैं, बीटा ऑप्शन। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स शॉर्ट ब्रांच प्रोजेक्शन होते हैं न्यूरॉन की, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या फिर केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करते हैं एक दूसरे न्यूरॉन से, और फिर उसको सारी सेल बॉडी की तरफ भेज देते हैं। सेल बॉडी आगे उसको कहाँ भेज देती है, सेल बॉडी मजीद आगे एक्सोन की तरफ भेज देती है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक द ब्रीथिंग एंड द हार्ट रेट। वो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा ब्रेन का हमारे पार्ट है जो इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते, उनको कंट्रोल करता है ब्रीथिंग और हार्ट रेट को। हमने बताना मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये हमारे ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो कंट्रोल करता है किसको, हार्ट रेट को भी और ब्रीथिंग के प्रोसेस को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे पास बेसिकली क्या है, ये ब्रेन की स्टेम है। मेडुला ऑब्लोंगेटा वो हिस्सा है जिससे आगे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो बेसिकली ब्रेन की स्टेम है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, ब्रीथिंग है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, इन सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। ये हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस होते हैं बच्चों जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते, जो खुद ब खुद हो जाते हैं, जिनको बेसिकली हमारे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे कफिंग होगी, वॉमिटिंग होगी या फिर स्वेलिंग होगी। अच्छा, स्वेलिंग आप कहोगे आप मैं तो अपनी मर्जी से स्वेलो करता है, स्वेलिंग जो है ना वो उसका हाफ जो प्रोसेस है ना वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में, जब स्वेलिंग स्टार्ट होती है, जो स्वेलिंग का स्टार्ट है वो वॉलेंट्री है। ठीक है, लेकिन जब एक बार एक फिक्स पॉइंट से आपके जो बोलस है वो नीचे चला जाएगा तो फिर जो स्वेलिंग है वो इनवॉलेंट्री हो जाती है, तब स्वेलिंग आपके अपने कंट्रोल में नहीं रहती। तो फिर मैंने आपको ये बहुत माइन्यूट सा पॉइंट था, ये क्लियर कर दिया ताकि आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन आ रहे। विच मसल टाइप इज वॉलेंट्री एंड स्ट्राइएटेड। हमने बताना कि कौन से ऐसे मसल होते हैं जो वॉलेंट्री भी होते हैं, स्ट्राइएटेड भी होते हैं। वॉलेंट्री का मतलब है कि वो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, और स्ट्राइएटेड का मतलब है कि उनमें इस तरह से स्ट्रिप्स या लाइनिंग प्रेजेंट होते हैं। तो आप बताओ वॉलेंट्री कौन से, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स ही हैं जो वॉलेंट्री हैं, जो हमारे अपने कंट्रोल में है, ना स्मूथ मसल्स है ना कार्डिक मसल है। स्मूथ मसल हम अपनी मर्जी से अपने हार्ट को पंप नहीं करवा रहे, हम अपनी मर्जी से अपने स्मूथ मसल्स को, अपने डाइजेशन सिस्टम को नहीं चला रहे। ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल ऐसे हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में है और वो स्ट्राइएटेड भी है। ये हमारे स्केलेटल मसल का एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा मसल है जो एपिमाइसिम से कवर हुआ हुआ है। ठीक है, फिर उसके अंदर हमारे पास क्या है, मसल का बंडल है, फेसिकल है जो पेरीमाइसिम से कवर हुआ, फिर उसके अंदर हमारे पास है मसल फाइबर है, द स्मॉलेस्ट है, और वो एंडोमाइसिम से कवर हुआ हुआ है। स्केलेटल मसल्स जो है वो हमारे बेसिकली क्या है, वॉलेंट्री होते हैं, हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं और स्ट्राइएटेड होते हैं और एक्टिन, और इसके अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं एक्टिन और मायोसिन, और ये बॉडी की मूवमेंट करवाते हैं, बॉडी का पोस्चर कंट्रोल करवाते हैं। स्मूथ मसल जो है वो हमारे इन्वॉलेंट्री होते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, उनमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती। कार्डिक मसल जो है स्ट्राइएटेड तो होते हैं मगर वो इनवॉलेंट्री होते हैं। व्हाट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। हमने बताना कि कौन सा कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट है। ठीक है, उसने स्केलेटल मसल का यूनिट नहीं पूछा, उसने पूछा कि कौन सा यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, कौन सा कंट्रैक्शन का यूनिट है। तो ये आपने आंखें खोल के लिख कर आना है, सार्कोमेयर। सार्कोमेयर जो है वो बेसिकली वो यूनिट है जो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। सार्कोमेयर में आपको यहाँ से कुछ सा रिवाइज करवा देती हूँ, मैंने अपने लेक्चर्स में ना ये बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ, ठीक है, तो वो लेक्चर्स देख ले, उसको वहाँ से समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बस क्विक सा ओवरव्यू दे देती हूँ। अरे अब बच्चों हमारे पास अगर हम लोग देखें ना तो सार्कोमेयर की लेंथ कहाँ से होती है। अब ये वाली जो हमारे पास लाइन्स है ना, इस लाइन से लेकर यहाँ से देखो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, ये हमारा एक सार्कोमेयर। एक सार्कोमेयर का मतलब है एक आई बैंड से लेकर दूसरे आई बैंड तक का ये जो डिस्टेंस है ये पूरा एक सार्कोमेयर है। इसका मतलब है कि ये वाला जो एरिया है बेसिकली ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, ये यूं कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा बच्चों, मैंने जब अपने लेक्चर्स दिए ना, मैंने आपको एनिमेटेड वे में भी समझाया। तो अगर किसी का कॉन्सेप्ट वीक है ना तो हमारी टीम के पास जाओ, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, उनसे कहो हमें ये वाले लेक्चर्स दे दे, तो हम वो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, अब लेकिन जो मेरे पेड लेक्चर्स हैं जो डिटेल है उनमें मैंने बहुत अच्छे से आपको एक एक के ना एनिमेटेड वे में समझा रखा है। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो है हमारी जेड डिस्क, एक जेड डिस्क से लेकर दूसरी जेड डिस्क तक दरमियान में जो एक हिस्सा आता है उसे हम सार्कोमेयर कहते हैं। सार्कोमेयर के अंदर हमारे पास दो रीजन होते हैं, एक ये हमारे पास बैंड है, ये बैंड है, और बीच में हमारे पास एक और बैंड आ रहा है। ठीक है,
ये वाला जो रीजन है ये हमारा सारा ए बैंड है। ए बैंड हमारा बना होता है थिक फिलामेंट मायोसिन से, ये हम रिवाइज कर रहे हैं। ए बैंड के अंदर एक लाइटर जोन होता है यहाँ पर, उसको हम लोग एच जोन कहते हैं। एच जोन के अंदर एक लाइन होती है स्ट्रेट जिसको हम लोग एम लाइन बोलते हैं। और ये वाला जो आई बैंड है इसके अंदर दोनों फिलामेंट्स होते हैं, थिक फिलामेंट्स भी होते हैं और ये वाले थिन फिलामेंट्स भी होते हैं। इसके अंदर एक इलास्टिक लाइक कह लो कि प्रोटीन होती है जिसको हम टाइटन प्रोटीन कहते हैं, वो भी प्रेजेंट होती है। टाइटन प्रोटीन बेसिकली इसको कॉन्टैक्ट करवाने में मदद देती है। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो थिक फिलामेंट है वो अपनी लेंथ चेंज नहीं करता, वो मूव नहीं करता। थिन फिलामेंट जो है ये पर्पल वाला, वो इसके ऊपर इस तरफ को स्लाइड कर लेता है, इतना स्लाइड करता है कि ये वाला सारा रीजन जो है इसके ऊपर भी पर्पल चीज आ जाती है जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। ठीक है, अब हमने पूरा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर नहीं जाना, बस हमने ये देख लिया, को एक सारे विजन हमने कर लिया। सार्कोमेयर जो है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट है हमारे मसल की कॉन्ट्रैक्शन का, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बेसिकली ये हमारे पास दो जी लाइंस है उनके दरमियान में प्रेजेंट होता है। और इसकी कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है? स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर आते हैं और जो सार्कोमेयर है उसकी लेंथ जो है वो छोटी हो जाती है। सार्कोलिग्मा क्या है? वो मसल सेल की मेम्ब्रेन है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? वो हमारे पास ऐसा रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके अंदर हमारे पास कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा है और वो कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम जो है वो रिलीज करवाता है। कैल्शियम का स्टोरेज एक रूम है। मायोफिब्रिल हमारे पास क्या एक ऐसी चेन है सार्कोमेयर्स की, पूरी लाइक जो चेन है ना, लेकिन जो ट्रू यूनिट है वो हमारे पास क्या है? सार्कोमेयर एक सिंगल है। विच टाइप ऑफ द जॉइंट इज द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ द मोबिलिटी? जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा मूवेबल जॉइंट होता है। जैसे ये जो आपकी हिप बोन का जॉइंट है, आपके पेल्विक रीजन में आपके ये हेड ऑफ फेमर और जो एसेटेबुलम ऑफ हिप बोन है इसके दरमियान का जो जॉइंट है वो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये किसी भी डायरेक्शन में ऐसे रिवॉल्व कर सकता है। इसी तरह जो आपके शोल्डर के अंदर जॉइंट है वो भी आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सारी डायरेक्शन में मूव कर सकता है और रोटेशन भी कर सकता है और ये बहुत ज़्यादा मोशन जो है उसको प्रोवाइड करता है। हिंज जॉइंट जो होता है वो आपके एल्बो में, आपकी कोनी के अंदर और आपके घुटने नी के अंदर प्रेजेंट है और ये एक ही प्लेन में मूवमेंट देता है। पाइवट जॉइंट जो है वो आपको रोटेशनल मूवमेंट देता है नेक में, ठीक है, आपकी नेक गर्दन में प्रेजेंट है। फाइब्रस जॉइंट होता है वो इमूवेबल होता है, आपके स्कल के अंदर प्रेजेंट है, आपके सूचर्स के अंदर, स्कल के जो सूचर्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट है, जो आपके स्कल बोन के डिफरेंट सूचर है, लेम्बॉइड सूचर है। ठीक है, अब ये इसकी डिटेल में नहीं जाना क्योंकि आप सेकंड ईयर नहीं कर रहे। अब यहाँ पे आ जाओ, विच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस बाय विच अ नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स अलोंग अ न्यूरॉन। अच्छा, जब नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है वो किस प्रोसेस से करती है? वो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल के प्रोसेस से करती है। हमारे पास एक्शन पोटेंशियल होती है, ये देखो यहाँ पे एक सबसे पहले हमारे पास एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है, डीपोलराइजेशन होती है। अगर स्टिमुलस वीक है तो फिर जो डीपोलराइजेशन नहीं होगी, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हुई, एक्शन पोटेंशियल अचीव हुआ, फिर उसके बाद रिपोलराइजेशन, रिफ्रैक्टरी पीरियड में हमारी नर्व चलेगी, फिर उसके बाद रेस्टिंग स्टेज आ गया। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल हमारे पास क्या? एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक रैपिड चेंज होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल क्यों होता है कि हमारे पास सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, सोडियम अंदर आता है, और पोटाशियम का इफ्लक्स होता है, पोटाशियम बाहर चला जाता है और ये ट्रैवल करता है पूरे एक्सोन में। ठीक है, ऑस्मोसिस बेसिकली का क्या? ऑस्मोसिस का मतलब होता है वाटर मूव कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल, नर्व इम्पल्स की बात नहीं हो रही। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि कोई एनर्जी यूज़ हो रही है लेकिन डायरेक्टली फिर हम इम्पल्स को बात नहीं कर। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब है कोई न्यूरल पाथवे की बात हो रही है लेकिन कोई सिग्नल की बात नहीं हो रही। फिर हमारे पास है व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है? रिफ्लेक्स आर्क ऐसा पाथवे होती है जो एक इम्पल्स फॉलो करती है अपने रिफ्लेक्स एक्शन में। तो ये तो बच्चों बड़ी ईजी सी बात थी, इससे ज़्यादा मुश्किल। ये रिफ्लेक्स आर्क होती है ऐसा पाथवे, देखो सबसे पहले जो एक बंदा है उसको पेन का स्टिमुलस लगा, ठीक है, अब वो स्टिमुलस उसको यहाँ पर लेकर गया, वो ये वाला जो पिंक फाइबर देखो यहाँ पे वो लेकर गया उसको स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे, इंटर न्यूरॉन्स ने उसको प्रोसेस किया, उन्होंने मोटर न्यूरॉन्स को दे दिया और वो दोबारा मसल या ग्लैंड के पास आए और उसने अपना इफेक्ट शो करवाया। रिफ्लेक्स आर्क एक ऐसा न्यूरल पाथवे है जो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को शो करती है। इसमें सबसे पहले रिसेप्टर होता है, फिर वो सेंसरी न्यूरॉन के पास जाता है, फिर वो इंटर न्यूरॉन के पास जाता है, फिर वो मोटर न्यूरॉन के पास जाता है और फिर एट दी एंड इफेक्टर। और इफेक्टर हमारे क्या होता है बच्चों जी? मसल होता है या फिर ग्लैंड होता है। फिर हमने ये बेसिकली जो है ना एक बड़ा क्विक और इनवॉलेंट्री रिएक्शंस शो कराता है और इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता मगर इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। हाँ, लेकिन एक बात अपनी याद रखनी है, कोई भी हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन हो तो उसके बाद वो ब्रेन तब तो इन्वॉल्व नहीं होगा लेकिन बाद में वो ब्रेन को क्या भेज देंगे? बाद में वो ब्रेन को सिग्नल जरूर भेज देंगे। ठीक है, अब आज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई फंक्शन लाइक थिंकिंग एंड मेमोरी। थिंकिंग मेमोरी को करने में ना सेरिब्रम जो है ना इसका बेसिक रोल है। और सेरिबेलम का रोल किसमें? सेरिबेलम का बेसिकली रोल है कि आप चल किस तरह रहे हो, आपकी मूवमेंट्स क्या हैं, आप किसी को थप्पड़ किस तरह मार रहे हो, मतलब बेसिक मूवमेंट्स जो हैं आपकी वो सारी कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। लेकिन जो आपकी थिंकिंग है, मेमोरी है, प्रोसेस
पढ़ने लिखने की सलाई वो सारी सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। ये मेडुला है, आपके ब्रेन की स्टेम है, मेडुला और पॉन्स। सेरिब्रम जो है वो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। ये थिंकिंग को, रीजनिंग को, मेमोरी को, लर्निंग को कंट्रोल करता है और वॉलेंट्री मूवमेंट कुछ हद तक करवाता है, लेकिन जो सारी मूवमेंट्स बेसिकली जो आपकी बॉडी का मसल पूरा स्केलेटन कंट्रोल कर रहा है वो सेरिबेलम कर रहा है। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या कर रहा है, वो इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग हो गई, हार्ट रेट हो गया, स्वेलोइंग हो गई। स्पाइनल कॉर्ड क्या करिए, वो ब्रेन और बॉडी के दरमियान में कनेक्शन को बिल्ड करिए। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एंजाइम? जितने भी हमारे एंजाइम हैं वो एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। बेसिकली वो किसी भी रिएक्शन को बहुत तेज़ कर देते हैं। एंजाइम्स किसी रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देते हैं, उसको तेज़ कर देते हैं, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। लेकिन एक एंजाइम जो है वो खुद जो है वो अनचेंज रहता है, वो रिएक्शन के एंड पे वैसा का वैसा आपको दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। विच मॉडल एक्सप्लेन्स हाउ एन एंजाइम इंटरेक्ट विद द सबस्ट्रेट? अच्छा, बेसिकली जो हमारे पास मॉडल जो इसको सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है वो हमारे पास है जी लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल बताता है कि एक एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स किससे बनता है। ये एक स्पेसिफिक जो है ना बताता है कि हर स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा, एक एक्टिव साइट होगी, ठीक है, और वो दोनों की शेप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती होगी। ये हमारे पास फिर उससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और जिससे हमारे पास बाद में पूरा जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस करता है। अब यहाँ पे आ जाओ, विच फैक्टर डिक्रीजेज एंजाइम एक्टिविटी बाय चेंजिंग द एंजाइम शेप? अब देखो, इनमें से हमने बताना है कि कौन सा ऐसी चीज़ है जो एंजाइम के शेप को चेंज कर देती है। अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे दें तो एंजाइम बच्चों हमारी क्या है, एंजाइम बेसिकली प्रोटीन ही है। और एंजाइम्स अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो वीक बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, एंजाइम का स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है, वो ऑल्टर हो जाएगा और वो जो एक्टिव साइट सबस्ट्रेट है और एंजाइम के एक्टिव साइट है वो आपस में फिट नहीं हो पाएंगे, जिससे एंजाइम का जो रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे अब आप यहाँ पर देख सकते हो इस ग्राफ में, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक तो अच्छी एक्टिविटी आ रही है, लेकिन उस एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने आप लोगों को एक चीज़ बतानी है, इस सवाल से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन ध्यान से मेरी बात सुन लो। अच्छा, हमारे पास ना दो कंडीशंस होते हैं। अब देखो, अगर हमारे पास टेम्परेचर में ना दो ही तरह के चेंजेस आ सकते हैं, या टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर फर्स्ट करो हमारे पास कोई एंजाइम है, उसे हम लोग बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर देते हैं ना, तो वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। उस लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। ओके, वो रिएक्शन जो है उसको कैरी आउट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग उसको एक ऐसा टेम्परेचर दें जिस पे एंजाइम की जो एक्टिविटी है यानी कि वो दोबारा काम करना लग जाए, हम उसको थोड़ी सी गर्मी दें, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं कि वो मिनिमम टेम्परेचर है उस एंजाइम का जिस पे वो काम करना दोबारा स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर हम उसको मिनिमम टेम्परेचर के बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जिस पे एंजाइम बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अगर हम उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी बहुत हाई टेम्परेचर दें किसी एंजाइम को, अब क्या होगा, अब एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी प्रोटीन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब एंजाइम दोबारा अपनी एक्टिविटी को रीगेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो लो टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव होता है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होता। हाई टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव भी होता है लेकिन वो डिस्ट्रॉय ही हो जाता है, वो दोबारा अपनी एक्टिविटी को स्टोर नहीं कर सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर? इनमें से कौन सा हमारे पास कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है? ऐसा इनहिबिटर जो जाके एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड हो और सबस्ट्रेट को ब्लॉक कर दे, वो हमारा कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है। ऐसा इनहिबिटर जो जाके एक्टिव साइट की जगह पर जब ये एक्टिव साइट की जगह पर लग गया तो ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया और सबस्ट्रेट अब अटैच नहीं हो सकता। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो होता है वो सबस्ट्रेट की तरह से दिखते हैं, एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड हो जाते हैं और जो सबस्ट्रेट है उसको बाइंड नहीं होने देते। और हम इनका जो रिवर्स इस तरह से कर सकते हैं कि हम अपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दें। फिर हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लमार्क एवोल्यूशन अकर्स बिकॉज ऑफ, लमार्क ने कहा था, जो हमारा एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड, यानी कि एक इंडिविजुअल अपनी ज़िंदगी में जो ट्रेड्स अपने अंदर लेकर आता है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से एवोल्यूशन होती है। उसने कहा था कि अगर फर्स्ट कर लो एक जिराफ है, वो पत्ते खा रहा है, वो पत्ते खाने के लिए मजीद नेक ऊपर करता जाएगा जिससे उसकी नेक बहुत लंबी हो जाएगी। असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनहेरिटेंस वगैरह, एवोल्यूशन वगैरह होती है जीन्स की बेस पे। तब लमार्क को जीन्स का नहीं पता था, म्यूटेशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसने ये अपनी थ्योरी दे दी। लमार्क ने कहा था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ट्रेट्स लेकर आते हैं, जैसे कोई बाइसेप, जो एक बंदा, आप लोगों ने अर्तुगरुल ड्रामा देखा होगा, अर्तुगरुल में एक दिल्ली दमीर एक था बंदा जो तलवारें बनाता था, तो आपने देखा था वो ऐसे मस्कुलर सा उन्होंने दिखाया हुआ था। तो इस लमार्क की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो ये कह रहे हैं कि जो एक बंदा बहुत मेहनत करता है या बड़े उसके मसल हैं
तो फ़र्ज़ कर लो ये लमार्क की थ्योरी ये कह रही है कि अगर एक जिम वाला बंदा है और आप उससे शादी करते हो और आपके जो बच्चे होंगे वो भी बड़े मस्कुलर होंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि उस इंसान की कुछ हद तक जीन्स बेहतर हो जाए, उसकी हेल्थ बेहतर हो, उसके स्पर्म्स बेहतर हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बच्चा भी जो पैदा होगा वो मस्कुलर ही पैदा होगा, बचपन से ही वो बड़ा सलमान खान पैदा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली जीन्स के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। दीज ट्रेड्स, उसने कहा था कि सारे ट्रेड्स जो है वो ऑफ स्प्रिंग में आ जाते हैं, बच्चों में आ जाते हैं, कि जैसे जिराफ की लॉन्ग नेक हो जाती है। अब नेचुरल सिलेक्शन वाली जो थ्योरी है वो डार्विन ने दी थी। ओके, म्यूटेशन जो है वो हमारे पास मॉडर्न जेनेटिक्स ने आके बताया था। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो अब हमारे पास ये चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, लमार्क थ्योरी ने इतना कुछ नहीं बताया था। डार्विन थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन, डार्विन की जो थ्योरी है वो बेसिकली बेस करती है वेरिएशन पे, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस पे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पे, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब डार्विन ने कहा था कि जो सबसे अच्छा बंदा, जो सबसे ज़्यादा फिट है ना, वही सर्वाइव करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अब आप लोग देखो कि सलाब से अगर एक बंदा बहुत हेल्दी है, उसके शुगर, डायबिटीज़, हर टेस्ट सारे क्लियर आए हैं, उसको हाइपरटेंशन भी नहीं है, और वो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सलाब आ रहा है, तो वो वहाँ पे मर जाएगा। और एक बंदा जो आईसीयू में पड़ा है, जो बिल्कुल ही मरने वाला, वो नहीं मरेगा। अब वो फिट तो नहीं है, अगर वो मर नहीं रहा तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई तुम फिट हो, ऐसा नहीं है। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं है, जिसकी जितनी ज़िंदगी है उसने उतना ही रहना। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी भी अब के अकॉर्डिंग हमारे पास गलत है, यानी कि बस ये थ्योरी भी उतनी काम की नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। अच्छा, डार्विन ने कहा था कि जो इंडिविजुअल्स है ना वो वेरी करते हैं, कि पॉपुलेशन में एक तरह के लोग हैं ना, लेकिन उनमें काफ़ी फ़र्क होंगे। उसने कहा था कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है, तो स्ट्रगल जो है वो इस वजह से ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। और उसने कहा था ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर एडवांटेजेस ट्रेट्स आए हैं वो ही हमारे पास सर्वाइव करेंगे, बाकी सर्वाइव नहीं करेंगे। बहरहाल ऐसा नहीं होता। अब आ गया जो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द जीन लिंकेज। जीन लिंकेज कौन सी चीज़ इसमें से बेस्ट डिस्क्राइब करती है? बच्चों, एक बात ना, मैंने अपने MCQs जुगाड़ के बारे में एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी ऑप्शन जब आपको कुछ समझ ना हो रहा हो तो जो लॉन्गेस्ट ऑप्शन होती है ना वो करेक्ट आंसर होता है। अब यहाँ पे इस MCQs में देखो, बीटा ऑप्शन लॉन्गेस्ट है, ये सबसे करेक्ट आंसर है। अब इसमें देखो, जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। जीन लिंकेज, हमारे पास जीन लिंकेज का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। जीन लिंकेज का मतलब होता है कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है, उस पर 2 जीन्स आपस में क्लोजली पड़े हुए हैं, वो जीन जो है वो आपस में लिंक्ड होंगे, ये अलग अलग से ट्रांसमिट नहीं होंगी, ये एक साथ ही रहेंगे। ठीक है, फिजिकली कनेक्टेड होते। अब यहाँ पर देख लो, ये जीन जो है ये 2 अलग अलग क्रोमोसोम पे ये लिंक नहीं होंगे। ये जीन ऑल्दो सेम ही क्रोमोसोम पे है, पर इतने दूर प्रेजेंट है कि ये क्रॉसिंग ओवर के दौरान यहाँ से क्रॉसिंग ओवर हुई, यहाँ से हुई, साइनाप्सिस हुआ, ये अलग हो जाएंगे। लेकिन ये वाले जो है ये पक्के लिंक जीन है, पक्के सच्चे आ रहे हैं, ये अलग नहीं होंगे। लिंक जीन्स जो होते हैं ना वो बेसिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा करीब प्रेजेंट होते हैं, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और वो एक ही साथ इनहेरिट होते हैं। इनमें क्रॉसिंग ओवर इनको बहुत ही रेयर होता है कि सेपरेट करें नहीं कर पाती। तो इस कॉन्सेप्ट ने हमारे पास जो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था उसकी लाइक कह दो बैंड बजा दी। क्यों? क्योंकि जीन जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, मेंडल ने कहा था, मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल ने कहा था कि जितने भी जीन्स हैं ना वो सारे के सारे अलग से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएंगे, अगली जनरेशन में जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ जीन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो अलग से नहीं जा पाते। बट इज द रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर मियोसिस। ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर से हमारे पास क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जिनके दरमियान में हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज हो रहा है, और ये होती कब है? प्रोफेज 1 के अंदर होती है, और सारा मटीरियल एक्सचेंज हो जाता है। इससे हमारे पास बड़े वेरिएशंस आती हैं हमारे गेमेट्स के अंदर, और नए से नए ऑफ स्प्रिंग जो हैं जिनकी पेरेंट्स से डिफरेंट रेट्स होती है वो बनते हैं। वट इज़ द कॉज ऑफ द हीमोफीलिया? हीमोफीलिया का मतलब तब होता है जब हमारे पास एक डिफेक्ट हो और वो एक्स लिंक रिसेसिव जीन्स के अंदर डिफेक्ट हो। कहाँ पर डिफेक्ट हो? एक्स लिंक रिसेसिव जीन्स के अंदर हमारे पास डिफेक्ट हो। और हीमोफीलिया जो है वो मेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है फीमेल से। अब जैसे फर्स्ट कर लो, एक फादर है जिसको हीमोफीलिया नहीं है, तो वो अपने बेटे में किसी में भी हीमोफीलिया ट्रांसफर नहीं करेगा। लेकिन अगर एक मदर है जो कैरियर है, अभी इसके पास जो जीन है मदर के पास, वो बेसिकली एक कैरियर का जीन है। अब कैरियर का जीन जो है वो उसके बेटे को तो इफेक्ट करेगा, लेकिन बेटियों को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, हीमोफीलिया जो होता है वो बेसिकली रिजल्ट करती है किससे? एक्स क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर म्यूटेशन हो जाती है, और फिर हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 और जो हमारे पास 9 है वो नहीं बन पाते। अब उससे क्या होता है, जो ब्लड है वो अगर कहीं से आपको कट वट लगता है तो वो ब्लीड होता रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है। और अगर इंसान में इतनी ब्लीडिंग हो जाए तो उसका हार्ट काम करना छोड़ देता है।
और जो ये वाला डिसऑर्डर है, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक, ये मेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, फीमेल्स को उतना इफेक्ट नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। अब सेक्स लिंक ट्रेट्स जो है वो बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उन जीन से कंट्रोल होता है जो सारे सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पे भी देखो लॉन्गेस्ट आंसर जो है वो करेक्ट है। सेक्स लिंक ट्रेट्स आर गवर्न्ड बाय द एक्स वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये आपको समझ आ गई। एक्स लिंक जो होती है वो सारी क्या कौन कौन सी होती हैं, वो हमारे पास होती हैं जो कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, और ये जो मेल्स हैं जो लड़के हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। वायलिंग जो होती है वो ऐसी बीमारियां होती हैं जो डायरेक्ट जो है फादर से सन के अंदर आती हैं। विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ऑक्सीजन पुअर ब्लड का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, हार्ट की जो राइट साइड है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये हमारी सुपीरियर वेना कैवा है, ये इन्फीरियर वेना कैवा है। इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा सारा ब्लड जो है वो किसके अंदर दे रहे हैं, वो हमारे हार्ट के राइट एट्रियम के ऊपर दे रहे हैं। सारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा और कोरोनरी साइनस जो लंग्स के पास से ब्लड, जो बॉडी के पास से लेकर, जो हार्ट का अपना ब्लड लेकर आ रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे सारा ब्लड आया, फिर आगे वाल्व के अंदर गया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल ने इसको पल्मोनरी ट्रंक के अंदर भेज दिया। पल्मोनरी ट्रंक के सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स इसको ऑक्सीजनेटेड कर देंगे, फिर दोबारा हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे पास कहाँ आएगा, हमारी ये लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरी बॉडी के अंदर एओर्टा के थ्रू चला जाएगा। विच फेज ऑफ द हार्ट बीट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन को शो करता है। अब ये हमने बताना है, वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन को हमारे पास शो करता है वेंट्रिकल डायस्टोल, जो है वो वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन को शो करता है। वेंट्रिकल डायस्टली, फिर मैंने डायस्टोल बोल दिया। डायस्टली इज द फेज ऑफ द वेंट्रिकल रिलैक्स। ऐसा टाइम होता है जहाँ पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर जाते हैं, उनके अंदर ब्लड जो है वो फिल हो जाता है, दोनों एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में चल जाता है। और इस रिलैक्सेशन ये इंश्योर करती है कि जो हार्ट के चैम्बर है वो अगली कॉन्ट्रैक्शन के लिए पहले रेडी हो, इसलिए उन्हें थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। और इसके बाद जो वेंट्रिकल्स पहले रिलैक्स करते हैं, फिर एकदम से क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं, सिस्टली हो जाती है। विच टाइप ऑफ द ब्लड वेसल कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज ऐसी हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट के अवे ब्लड को लेकर जाते हैं। जैसे हमारे पास ये कोरोनरी आर्टरी है, एओर्टा बेसिक है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो बहुत हाई प्रेशर के अंदर होती है, ब्लड को लेकर जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट। जो सारी आर्टरीज होती है मैक्सिमम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज की जो वॉल्स हैं बहुत ज़्यादा थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। बट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन ये है कि इसने फ्लूइड को बैलेंस करना है और इम्यूनिटी को। इसका मेन फंक्शन क्या है कि इसने फ्लूइड को बैलेंस करना है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है। द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और उसको दोबारा ब्लड के अंदर डाल देता है। इसके अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, और ये सारे रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी में। इसके अलावा ये फैट को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। लिरिंग्स जो है इसके अंदर वोकल कॉर्ड होता है, वॉइस बॉक्स होता है, ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। लेरिंग्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ वॉइस बॉक्स और वोकल कॉर्ड्स। जब भी इसमें से एयर पास करती है तो फिर हमारे पास जो है वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है, और ये ट्रैकिया को भी प्रोटेक्ट करता है। अच्छा बेटा, मैंने आपको एक बात बतानी है वॉइस बॉक्स के बारे में, वोकल कोर्ड्स के बारे में। अच्छा, मैंने ना पिछले टेस्ट में कोई एमसीक्यूज दिया था कि वोकल कोर्ड्स आर मेड ऑफ, ऐसा सा कोई एमसीक्यूज था। अच्छा, उसकी एक ऑप्शन थी मस्कुलर बैंड नंबर ए, और दूसरी ऑप्शन थी हमारे पास फाइब्रस बैंड। अच्छा, अब ना ये किसी ने यूट्यूब के नीचे ही कमेंट किया हुआ था कि हमारी बुक में तो लिखा हुआ है फाइब्रस बैंड और आपने आंसर लगवा दिया है मस्कुलर बैंड। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैंने पढ़ी थी एनाटमी अपने लेवल पे, एमबीबीएस के लेवल पे, तो हमारी बुक में फिर मैंने अपने ना, जब मैंने उस बच्चे का कमेंट देखा मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया अभी, लेकिन मैं आपको उस वीडियो में बता रही हूँ। आई होप वो स्टूडेंट भी ये वीडियो देख ले, वरना मैं एक बार ना व्हाट्सएप चैनल में भी बता दूंगी। अब ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका गलत हो। देखो बच्चों, असल में आप लोगों की पीटीबी में क्या लिखा हुआ है कि फाइब्रस बैंड्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात सही है। अब देखो हमारी एनाटमी की बुक में क्या लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि जो वोकल कॉर्ड्स है ना, अगर हम वोकल कॉर्ड्स की मज़ीद डिटेल में जाएं तो इसके जो इसका अपर पार्ट है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो फाइब्रस बैंड से बना हुआ है, लेकिन जो इसका लोअर या डीप पार्ट है वो हमारे पास मस्कुलर बैंड से बना हुआ। फिर मैंने अपने ना प्रोफेसर से कंसल्ट किया क्योंकि हमारी बुक में मस्कुलर बैंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और आपकी पीटीबी की बुक में जो छोटे बच्चों वाली बुक है उसमें फाइब्रस बैंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। मेरे सर ने मुझे समझाया कि उसका कुछ हिस्सा फाइब्रस बैंड से बना होता है, कुछ हिस्सा मस्कुलर बैंड से बना होता है, ज़्यादा हिस्सा मस्कुलर बैंड से बना होता है, लेकिन जो ऊपर आपको सरफेस पे दिख रहा होता है, लाइक जब आप उसकी एनाटमी देखते हो
मॉडल में या फिर रियल में तो आपको फाइब्रस बैंड दिखता है। तो इस वजह से आप लोगों की बुक में, पीटीबी की बुक में फाइब्रस बैंड्स लिखा हुआ है, तो आपने फाइब्रस बैंड्स को ही करना है। बेशक असल में जो मर्जी हो, आपने फाइब्रस बैंड को ही करना है, क्योंकि हमने अपनी बुक के अकॉर्डिंग जाना है, हमने एमडी-कैट क्लियर करना। हाउ डज स्मोकिंग हार्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम? स्मोकिंग क्या करती है? डैमेज कर देती है अल्वोलाई को, और जो लंग का फंक्शन है उसको कम कर देती है। तो देखो हमारे पास अगर ये एक हेल्दी अल्वोलाई है ना, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे सरफेस एरिया रिड्यूस हो रहा है। अब देखो टोबैको स्मोक के अंदर हमारे पास टार होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और ये अल्वोलाई को डैमेज कर देती है, सीलिया को पैरालाइज कर देती है, और लंग की जो इलास्टिसिटी है उसको कम कर देती है। इससे हमारे पास डिजीज हो सकते हैं, एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टोर एंड कंसनट्रेट्स बाइल? जो गॉल ब्लैडर है वो हमारे पास ना स्टोर करता है बाइल को। अच्छा, बाइल जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है? मुझे फ़ौरन बता दो। बाइल प्रोड्यूस बच्चों लिवर से होता है, लेकिन उसको स्टोर गॉल ब्लैडर करता है। ओके, ये चीज़ याद रखनी है। बाइल प्रोड्यूस लिवर से हो रहा है, लेकिन स्टोर कहाँ हो रहा है, जमा कहाँ हो रहा है? वो हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर हो रहा है, और गॉल ब्लैडर अपने सिक्रीशंस फिर देता रहता है। द गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है, और बाइल मेड कहाँ से होता है? लिवर से मेड होता है। ये चीज़ याद रखनी है। ये बाइल को कंसंट्रेट करता है, उसमें से वाटर निकालता रहता है, और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल को भेजता रहता है। बाइल का करता है? इमल्सीफाई करता है। अब इमल्सीफाई का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, बच्चा फर्स्ट करो, ये मेरे पास एक फैट का ड्रॉपलेट है, और इस पर जो इंजाइम है ना वो डायरेक्ट एक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, जो आपको पता है जो बाइल होता है ना, उसके अंदर कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। अब बाइल क्या करता है? बाइल इसको इमल्सीफाई करता है। इमल्सीफाई करने का मतलब है कि बाइल इसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, फिजिकली इतने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है कि अब इस पे एंजाइम एक्ट कर सकते हैं, इमल्सीफाइड जो फैट होती है। विच स्ट्रक्चर इन द किडनी फिल्टर्स द ब्लड टू फॉर्म द यूरिन? अब हमारे पास नेफ्रॉन किडनी का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो उसको फिल्टर करते हैं। ये नेफ्रॉन का पूरा एक ये नेफ्रॉन है, ये एक नेफ्रॉन है, ये दूसरा नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन जो है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का, और ये फिल्ट्रेशन करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है, सिक्रीशन करवाता है। ये चैप्टर भी मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आपको इसकी एनिमेशंस भी दिखाई हुई हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बेसिकली क्या होती है? जितना भी हमारे पास ब्लड प्लाज्मा से फिल्टर होकर वुमेंस कैप्सूल के अंदर मटेरियल जाता है ना, वो हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन उसको हम कहते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट करो, ये एफरेंट एट्रियोल के अंदर हमारे पास ब्लड आया, यहाँ पे ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उससे छोटा छोटा जो हमारा वाटर है, सॉल्ट्स वगैरह चीज़ें हैं, वो इससे लीक आउट हो जाएंगे। वो सारा लीक आउट होकर इस वुमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाएगा, लिक्विड मीडियम, ठीक है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है, और ये कहाँ पे हो रहा होता है? रीनल कॉर्पस्कल्स में हो रहा होता है, सेल्स में हो रहा होता है। ब्लड प्रेशर की वजह से वाटर है, आयंस है, ग्लूकोज और मॉलिक्यूल्स जो है वो इस फिल्टर में आ जाते हैं वुमेन्स कैप्सूल में। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि हमारा जो प्रोटीन है या ब्लड है, वो फिल्टर नहीं होते। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी? इनमें से हमने बताना सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को कौन डिफाइन करती है। अच्छा, अब यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट ऑप्शन आंसर है। देखो, किडनी जो होती है ना, वो यूजफुल सब्सटेंस जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, उनको रीअब्जॉर्ब कर लेती है अपने ब्लड के अंदर। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि सिर्फ वो वाली चीज़ें जो उसको चाहिए, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, आयंस हैं, मॉइस्ट वाटर जो है ना, वो दोबारा उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है, और उससे एक जो फ्लूइड बॉडी बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। और इससे हमारे पास बेसिकली कहाँ पे हो रहा होता है प्रोसेस? ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है। हाउ डू किडनी कंट्रीब्यूट टू ऑस्मो रेगुलेशन? किडनी जो है वो किस तरह से उसको कंट्रीब्यूट करती है? किडनी कैसे करती है? पहले वाटर और जो सॉल्ट का बैलेंस है उसको रेगुलेट करती है बॉडी में, ठीक है। ये किडनी का अहम फंक्शन है, और वो इस सारे अपने जो पार्ट्स हैं उनके थ्रू इसको मेंटेन रखती है। किडनी जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखती है। रीअब्जॉर्प्शन जो है वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की वो करवाती है, सोडियम की, पोटाशियम के। ब्लड प्रेशर को और जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उनको मेंटेन रखती है। और बेसिकली ये सारा कुछ किससे कंट्रोल हो रहा होता है? ये हमारे एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन जो है, इन हार्मोन से ये सारा प्रोसेस जो है ये मेंटेन हो रहा होता है। विच कैपिलरी बेड्स अराउंड द नेफ्रॉन ट्यूब एंड एड्स इन रीअब्जॉर्प्शन? अब हमारे पास यहाँ पे वो कह रहा है कि किडनी में नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ऐसी कौन सा कैपिलरीज का बेड है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को लाइक कह लो कि रीअब्जॉर्प्शन को मेंटेन रखता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा नेफ्रॉन है उसके इर्द गिर्द ये जो हमारे पास कैपिलरी का बेड है, इसको हम लोग पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो है ये सारे रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करवाते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं नेफ्रॉन के इर्द गिर्द जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, आयन के न्यूट्रिशन के रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है।
और ट्यूबुलर सिक्रीशन भी करवाते हैं। फिर वट किडनी स्टोन्स आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ, किडनी स्टोन्स जो है वो बेसिकली बने होते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स के अंदर। यहाँ पे आप किडनी स्टोन्स देख सकते हो। किडनी स्टोन्स को हम लोग रीनल कैलकुलाई भी बोलते हैं, और ये कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा पेन करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन और ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसको कॉज करते हैं। और ये होते किस तरह से, अगर आपकी डिहाइड्रेशन बॉडी में ज़्यादा है या फिर मिनरल आप बहुत ज़्यादा ही खाई जा रहे हो, किसी मेडिकेशन से भी हो सकते हैं। बट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ द किडनी फेलियर, किडनी फेलियर का जो कॉमन कॉज है वो हाइपरटेंशन है और डायबिटीज़ है, ठीक है, क्योंकि किडनी में प्रॉपर लाइक कह लो कि सर्कुलेशन नहीं हो पाती, जिससे फिर किडनी जो है वो फेलियर की तरफ चल जाती है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन से क्या हो जाता है, स्मॉल ब्लड वेसल डैमेज हो जाते हैं, जिससे जो फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी है किडनी की वो ख़त्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, हाई ब्लड शुगर से ना जो नेफ्रॉन है वो ख़राब होते जाता है, उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, और इससे हमारे पास क्या हो जाता है, क्रोनिक जो किडनी डिजीज़ है उसकी तरह बंदा चला जाता है। वट इज थर्मोरेगुलेशन इंपॉर्टेंट, वाई इज थर्मोरेगुलेशन इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी। अच्छा, अब थर्मोरेगुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो एक ऑप्टिमल एंजाइम की एक्टिविटी है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसको हम लोग मेंटेन रख सकें। थर्मोरेगुलेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं जो उसको मेंटेन रखते हैं। अब थर्मोरेगुलेशन हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, नर्व एक्टिविटी, सेलुलर फंक्शन, ये सारा कुछ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हो रहा है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंजाइम्स ख़राब हो जाएंगे, और अगर आप स्लो रिएक्शन कर दोगे तो फिर भी हमारे पास क्या जो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, व्हाट इज द नाइट्रोजनस कंपाउंड इन द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द ह्यूमन। वो कह रहे हैं जो इंसानों में से एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलता है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन सा है, तो वो हमारा जो नाइट्रोजनस कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जी यूरिया। ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक का मतलब है कि वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। यूरिया जो है वो कहाँ पे बनता है, लिवर में बनता है यूरिया साइकिल के थ्रू, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा लाइक टॉक्सिक नहीं है, लाइक अमोनिया और के मुकाबले में ये कम टॉक्सिक है, और ये वाटर में सॉलेबल भी है और ये निकल सकता है ईजीली। अच्छा, अमोनिया जो है वो कहाँ पे बनता है, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर। यूरिक एसिड बनता है बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर। कैराटिनिन जो बनता है वो मसल मेटाबॉलिज्म का एक लाइक कह लो कि प्रोडक्ट है, और ये मेन नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, विच हाउ डज बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन द वैक्सीन प्रोडक्शन, किस तरह से हेल्प करती है। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि बायो एनर्जेटिक्स ना हमारे पास हेल्प करती है ऐसे माइक्रोब्स को इंजीनियरिंग करने में जिससे हम लोग डिफरेंट जो है ना वैक्सीन्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम एंटीजेंस, वीकेंड एंटीजेंस, वैक्सीन प्रोड्यूस करवाने के लिए ना हम लोग हमेशा वीकेंड एंटीजेंस प्रोड्यूस करवाते हैं ताकि पेशेंट के अंदर जाके, इंसान के अंदर जाके वो कोई डिजीज़ भी कॉज ना करे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस करवा दे। बायोटेक्नोलॉजी जो होती है ना वो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और ऐसे हार्मलेस माइक्रोब्स या पैथोजेंस प्रोड्यूस करवाती है जो जाके एंटीजेंस बनवा दे और उससे हमारे पास बॉडी के अंदर खुद से एक सेफर इम्यूनिटी जो है उसको डेवलप करवा दे। बेसिकली इसका मकसद होता है कि इसने जो इम्यूनिटी है ना उसको एक्टिवेट कराना। हाउ आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज इन द डिजीज़ डायग्नोसिस, किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करने में किस तरह से ये एंटीबॉडीज़ जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो किस तरह से यूज़ करती हैं। ये किसी भी पेशेंट के सैंपल के अंदर जो स्पेसिफिक एंटीजेंस है ना उनको डिटेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। अब वो जब हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो लैब इंजीनियर्ड प्रोटीन्स हैं और वो बेसिकली जाकर एक स्पेसिफिक एंटीजन पे टारगेट करती हैं और उसको हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको एलाइसा की हेल्प से, एलाइसा इस तरह की टेक्निक होती है जिससे हम उसको मज़ीद ग्रो करवाते हैं ताकि हम उसको जो उसके पैथोजेनिसिटी है उसको अच्छे से स्टडी कर सकें और उसका जो भी डिजीज़ को वो कॉज कर रहा है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डीएनए प्रोब्स इन द डिजीज डायग्नोसिस। वो कह रहे हैं हम डीएनए को क्यों यूज़ करते हैं। डीएनए को हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर जो आरएनए सीक्वेंस उस पूरे सैंपल में यूज़ हो रहा है उसको हम लोग टारगेट कर सकें, उसको जो है हम एनालाइज कर सकें। डीएनए प्रॉब्स जो है वो शॉर्ट लेबल्ड सीक्वेंस होते हैं। इस तरह से हमारे पास जो है ना डिफरेंट सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, उसके बाद वो हमारे पास हाइब्रिडाइज हम उसको जब करते हैं तो एक पूरा हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रैंड बन जाता है। उससे हम लोग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और इस पूरी टेक्निक को हम लोग जो पीसीआर है उसमें भी जो अप्लाई कर सकते हैं। और पीसीआर में क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उससे हमारे पास क्या होता है, उसको हम लोग बहुत लार्ज अमाउंट में किसी भी
जो सीक्वेंस है उसको ग्रो करवा सकते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज़. रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन जो है वो हम लोग डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं. उससे क्या होता है, अब हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम लोग ह्यूमन इंसुलिन को यूज़ करते हैं बैक्टीरिया वगैरह के अंदर, वहाँ से ह्यूमन इंसुलिन का जीन यूज़ करते हैं, उसका डीएनए यूज़ करते हैं और हमारे पास बड़ी अच्छी सी इंसुलिन बन जाती है. वो इंसुलिन जो है वो हम डायबिटिक पेशेंट्स में यूज़ करते हैं. पहले हम लोग जब ये वाला टेक्नोलॉजी नहीं थी तो एनिमल से इंसुलिन लेते थे, और जब एनिमल्स वाली इंसुलिन आप ह्यूमन को लगा रहे हो तो उससे कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शंस भी हमारे पास आते थे, साइड इफेक्ट्स आते थे. लेकिन जब आप ह्यूमन वाली ही ह्यूमन को लगा रहे हो तो उससे आपके पास कोई भी इन्फेक्शंस नहीं होते बल्कि काम हो जाता है. व्हाट टाइप ऑफ द इम्यूनिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय द वैक्सीन. वैक्सीन जो है वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. वैक्सीन जो है एक एंटीजन को बॉडी में डालती है और बॉडी अपना खुद से इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, ठीक है. और फिर इसके अलावा जो वैक्सीन है वो क्या करती है, वो एंटीबॉडीज मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करवाती है ताकि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी जो है वो बॉडी में रह सकती है. और ये आर्टिफिशियल है क्योंकि हम बाहर से इसको दे रहे हैं, नेचुरली कुछ भी नहीं हो रहा. विच एंजाइम characteristics allow it to catalyze specific reaction. एंजाइम की जो उसकी एक्टिव साइट है ना वो ही उसको अलाउ करती है कि वो अलग अलग रिएक्शंस को कैरी कर सके, उसको करवा सके. एंजाइम जो है उनकी बहुत एक स्पेसिफिक शेप जो है एक्टिव साइट होती है जो किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे ही लग सकती है और ये उसकी स्पेसिफिसिटी को डिफाइन करती है, ठीक है. और ये लॉक एंड की मॉडल जो है वो इसको मजीद एक्सप्लेन करता है. विच प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम इज एक्सप्लॉइटेड इन द डायग्नोस्टिक टेस्ट. डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी और जो स्पेसिफिसिटी है ना उसको हम लोग थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं. स्पेसिफिक एंजाइम जो होता है वो आपको पता है स्पेसिफिक है तो हम उसकी स्पेसिफिसिटी को चेंज कर देते हैं ताकि हम डिफरेंट सब्सटेंस को चेक करें. जैसे कि हमारे पास कोई एक एंजाइम है जो ग्लूकोज के लिए काम करता है, हम उसको फ्रक्टोज देकर देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या वो फ्रक्टोज के लिए काम कर रहा है. अगर वो फ्रक्टोज के लिए काम नहीं कर रहा तो फिर हम उस एंजाइम को स्पेसिफाई कर देंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के लिए ही काम करता है. वाई इज वाटर इज हाई हीट वेपराइजेशन इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिज्म. वो कह रहे हैं वाटर की क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्यों कि ये जो हीट लॉस है ना उसको बढ़ा देता है इवेपोरेशन के थ्रू, और जो लार्ज हमारे पास हीट लॉस को बढ़ा देता है और उससे हमारे पास ये होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी सर्वाइव कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड में भी सर्वाइव कर पाते हैं वाटर की इसी कैपेसिटी की वजह से. वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट से अब्जॉर्ब कर सकता है और हालांकि उसका अपने टेम्परेचर में उतना चेंज नहीं होगा. जैसे अब अगर आप देखो कि हमारे पास स्मॉल मैस है वाटर का तो वो बहुत जो लाइक कह लो वो बहुत तेज़ी से गर्म हो जाएगा. लेकिन अगर आपके पास पूरा एक समंदर है उसको गर्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. वाटर जो होता है अगर उसने इवेपोरेट करना तो वो बहुत ज़्यादा हीट को लेता है. इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसकी एक्सेस जो हीट है वो उड़ जाती है, वो ख़त्म हो जाती है. इससे क्या होता है, जो एनिमल्स है उनको कूलिंग एक टेम्परेचर जो है वो मिलता है किससे, वाटर की हेल्प से. विच लिपिड लेयर इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. विच लिपिड, फॉस्फोलिपिड जो है वो बेसिकली मेजर कंपोनेंट है. आपको पता ही है पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है ये फॉस्फोलिपिड से बना होता है. फॉस्फोलिपिड जो होता है ना वो हमारे पास बनाते हैं एक लिपिड की बायलेयर बनाते हैं जिससे हमारे पास हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो वाटर से अटैच होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो वाटर को रिपेल करती है. और ये हमारे पास क्या है, जो सिलेक्टिव परमेबिलिटी है उसको अरेंजमेंट को उसको रीशोर करता है कि जो मेम्ब्रेन है वो हमारी सिलेक्टिवली परमेबिलिटी हर चीज़ के लिए परमेबल ना हो जाए. विच कार्बोहाइड्रेट सर्व्स एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स इन द ह्यूमन. ग्लूकोज जो है वो एक जो है ना हमारा एक बेसिक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे इजी है इसको यूज़ करना. सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है एटीपी. सेलुलर रेस्पिरेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं. बॉडी की जो है ना वो बेसिक एनर्जी करेंसी है, ठीक है, आपको समझ आ गई. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कोलेजन इन द ह्यूमन बॉडी. कोलेजन जो आप लोग लेते हो सप्लीमेंट्स की फॉर्म में अपनी डाइट से, उसका बॉडी में रोल क्या है. कोलेजन ऑलरेडी ही आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसका रोल होता है कि उसने आपके जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनको सपोर्ट रखना है. अच्छा यार, यहाँ पे बच्चों एक बात बता रही हूँ, ऑलरेडी आपके लिए यूज़फुल तो नहीं है, लाइक उस तरह से आपके सिलेबस में नहीं है. आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा ना कोलेजन पाउडर वगैरह चले हुए हैं मार्केट में स्किन को बेहतर करने के लिए, ये वो. अगर आप लोग कोलेजन पाउडर ले भी रहे हो ना अपनी स्किन के लिए, तो आपको एक चीज़ बता दूं, आपकी बॉडी में बहुत जगह पे कोलेजन प्रेजेंट है, आपके कनेक्टिव टिश्यू में, मसल्स में, कहीं कहीं. अब वो आपका, अगर आप जो पाउडर की फॉर्म में कोलेजन ले रहे हो जो मार्केट में 3-4 हज़ार का, डॉक्टर रूबा बतूलिया, डिफरेंट कंपनीज ब्रांड्स का, वो कोलेजन पाउडर अच्छा खासा महंगा है. और अगर आप उसको ले रहे हो अपने स्किन के लिए या हेयर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो डायरेक्ट जाकर आपकी स्किन पे एक्ट नहीं करता, वो आपकी ओवरऑल बॉडी पे एक्ट करता है. तो उस पाउडर से आपकी स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला. तो ये सारी सिर्फ मार्केटिंग है, लाइक सिर्फ पैसे कमाने के लिए, लेकिन इसका इस तरह से कोई आपकी स्किन अच्छी नहीं होने वाली इससे, ठीक है. इससे बेहतर है आप फ्रूट्स खरीद लो, अपनी डाइट ही बेहतर कर लो.
कोलेजन इज अ फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्किन में होता है, टेंडन्स में होता है, लिगामेंट्स में होता है, बोन्स में होता है। अब देख लो, अगर आप पाउडर कोलेजन ले भी रहे हो तो वो जाकर सिर्फ आपकी स्किन पे तो नहीं एक्ट करेगा, उसको सालों अरसा लग जाएगा आपकी स्किन पे असर डालते, वो शायद डाले भी ना, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और ये आपकी बॉडी की सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, ठीक है। अभी आपने याद रख लिया। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्मूथ मसल इन द ह्यूमन बॉडी? स्मूथ मसल जो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स करवाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, डाइजेस्टिव हो, रिप्रोडक्टिव हो। स्मूथ मसल नॉन स्ट्राइगेटेड होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, और ये जो हॉलो ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन्स है, यूट्रस है, ब्लड वेसल्स है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेरिस्टालसिस कराते हैं और कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह करवाते हैं। हाउ इज कार्डिक मसल डिफरेंट फ्रॉम द स्केलेटल मसल? कार्डिक मसल जो है वो स्ट्राइगेटेड होता है लेकिन इनवॉलेंट्री होता है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ पिछले MCQs में। कार्डिक मसल में स्ट्राइएशन ज़रूर होते हैं लेकिन वो भी स्ट्राइएशन भी उसके उतने रेगुलर नहीं होते जितने हमारे स्केलेटल मसल के होते हैं, और ये इनवॉलेंट्री होता है जो कार्डिक मसल है, और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से इसको कंट्रोल होता है। कार्डिक मसल की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इनके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं, ओके, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज भी प्रेजेंट होते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूस एनर्जी सप्लाई चाहिए हमें हार्ट को कॉन्टैक्ट करवाने के लिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कार्टिलेज? कार्टिलेज जो है आपको एक फ्लेक्सिबल से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो डिफरेंट जॉइंट्स हैं उनमें जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करवाता है। यहाँ पे हम लोग कार्टिलेज के कुछ मजीद फंक्शन देख लेते हैं। एक तो मूवमेंट में फैसिलिटेट करवाता है, स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन को कंट्रीब्यूट करता है, और जो अंडरलाइंग टिश्यूज है उनको प्रोटेक्ट करता है, इलास्टिसिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज जो है वो हमारे पास एक सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है, ये जॉइंट्स के अंदर, नोज के अंदर, ईयर के अंदर, ट्रैकिया के अंदर फाइंड होता है। एक फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शॉक से एब्जॉर्ब करता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ द जॉइंट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट? जो हिंज जॉइंट होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट अलाउ करता है, बैक एंड फोर्थ। अच्छा, हिंज जॉइंट आपके वन प्लेन जॉइंट होता है, आपके नी में, आपके एल्बो में, और आपके फिलेंजेस। फिलेंजेस क्या होते हैं बच्चों? ये जो आपकी फिंगर्स नहीं होते, ये इनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इनमें जो आपका जॉइंट लगा होता है वो आपका लगा हुआ है वन प्लेन जॉइंट या फिर आपका हिंज जॉइंट लगा हुआ है, ये डोर के हिंज की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन? स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जो एक्टिन फिलामेंट है ना वो स्लाइड कर जाता है मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, और जो सार्कोमेयर है उसकी लेंथ जो है वो कम हो जाती है। मैंने आपको समझाया था कि ये इस तरह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो हमारा एक्टिन का फिलामेंट है वो स्लाइड कर जाएगा मायोसिन जो थिक फिलामेंट है उसके ऊपर, और यहाँ से लेंथ जो है वो सार्कोमेयर की रिड्यूस हो जाएगी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होता है, मायोसिन के हेड जो होता है वो अटैच हो जाते हैं एक्टिन के फिलामेंट, और वो उसको पुल करते हैं और ATP की एनर्जी यूज़ होती है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs ऐसा आता है कि जब वो अटैच होते हैं तब भी हमें एक ATP चाहिए होता है, और जब वो डी अटैच होते हैं क्रॉस ब्रिजेस तब भी हमें ATP चाहिए होता है। यानी कि पूरे एक साइकिल में अटैच होने में और डी अटैच होने में हमें कितने ATP लगेंगे? हमें टोटल 2 ATP लगेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट MCQ जो MD-CAT में आ जाता है वो ये होता है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तो फिर क्या होता है, उसके ATP जो रिजर्व्स हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसके मसल्स हैं वो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो डी अटैच नहीं हो पाते। जब डी अटैच नहीं हो पाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही इंसान की बॉडी रहेगी, उसकी बॉडी बहुत सख्त हो जाएगी, जिसको हम लोग रिगर मोर्टिस कहते हैं, ठीक है। और ये कुछ देर बाद रिगर मोर्टिस भी, जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो एंजाइम्स जब बॉडी की ब्रेकडाउन शुरू कर देती है तो रिगर मोर्टिस खत्म हो जाता है, बैक्टीरिया खाने लग जाते हैं जब बॉडी को एंजाइम्स खाने लग जाते हैं। व्हाट इज द अर्थराइटिस? अर्थराइटिस ये इंपॉर्टेंट MCQs आता है इसलिए रिवाइज करवा दिया। व्हाट इज अर्थराइटिस? अर्थराइटिस क्या होता है? बेसिकली इन्फ्लेमेशन। अगर आपके जॉइंट्स में जोड़ों का दर्द, जैसे आपने आंटियों को कहते हैं वो सुना होगा, ठीक है, वो होता है अर्थराइटिस। अब वो आपके किसी भी जॉइंट में हो सकता है, गाउट हो सकता है, जो आपका यहाँ पे भी हो सकता है, जो आपका एंकल का जॉइंट है यहाँ पे भी हो सकता है, या आपके टो के जॉइंट में भी हो सकता है। अर्थराइटिस बेसिकली क्या होता है? स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस होती है, पेन होती है डिफरेंट जॉइंट में। इसके आगे टाइप्स होते हैं रिमोटाइड अर्थराइटिस, जो किसी वेयर टेयर, किसी चोट की वजह से होता है, या पूरी ज़िंदगी में आप जितने भी अपनी बोन्स को हार्शली यूज़ करते हो। रोमाटाइड अर्थराइटिस जो होता है वो ऑटो इम्यून होता है, आपकी अपनी बॉडी समझती है, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है और समझती है कि ये कोई हार्मफुल चीज़ है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देती है, इससे मोबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। विच हार्मोन रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल अलॉन्ग विद द अदर? अच्छा, एस्ट्रोजन जो है ना वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको मेंटेन रखता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन के साथ काम करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ काम करता है, और जो एंडोमेट्रियम है ग्रोथ करवाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओवुलेशन करवाता है, ठीक है, और ये फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स भी एस्ट्रोजन बनवाता है। विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस स्पर्म? कौन सी चीज़ स्पर्म बनाती है? जो टेस्टिस है मेल के अंदर वो बच्चों स्पर्म्स बनाती है। आपको पता है
द टेस्टिस मेल कोरेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन एंड द सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब ये कहाँ पे बन रहे होते हैं? इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर बन रहे होते हैं, और ये उस टेस्टोस्टेरोन भी सिक्रीट करवाते हैं, जिससे हमारे पास सेक्सुअल सेकेंडरी करेक्टर्स जो हैं और जो स्पर्मेटोजेनेसिस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। अब हमारे पास अगर हमारे पास यहाँ पे एड्स होता तो ज़्यादा अच्छी आंसर था, लेकिन यहाँ पे नाइसेरिया गोनोरिया जो है वो भी एक ट्रांसमिटेड सेक्सुअली डिजीज़ है जो हमारे पास इन्फेक्ट कर देती है यूरेथ्रा को फीमेल में, सर्विक्स को, रेक्टम को, थ्रोट में। ठीक है, थ्रोट को ये कब इन्फेक्ट करेगी? अगर ऑरल कैंसर इसका ऑरल सेक्स जो है वो इसका रूट है, और ये बाकी चीज़ों को इफेक्ट करेगी अगर जो डिफरेंट सेक्स है। रेक्टम वगैरह को कब इफेक्ट करेगी? अगर एनल सेक्स। और ये इस तरह के जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो इस्लाम में वैसे ही अल्लाह ताला ने उसको लाइक कह लो कि हराम किया है, तो इन चीज़ों से मुसलमान तो इस तरह से बच सकते हैं। अब इससे क्या होता है? बहुत पेनफुल डिस्चार्ज, इन्फ्लेमेशन की सारी चीज़ होती है, और ये किस तरह से फैलता है? सेक्शुअल कॉन्टैक्ट जो है उसके थ्रू फैलता है। विच हार्मोन ट्रिगर्स ओवुलेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सा हार्मोन जो है वो ओवुलेशन करवाता है? ये बड़ा ही इजी एमसीक्यूज है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओवुलेशन करवाता है। तो हम लोगों ने देखना है, जैसे यहाँ पर देखो एलएच सर्च जैसे ही होती है, और एलएच सर्च कब होती है? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पर ये डे 1 है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जहाँ पे जो पीरियड्स है या फिर ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। अब ये डे 14th है। डे 14th पे अगर हम एलएच का ग्राफ देखें तो एक बहुत इमीडिएट सर्ज आती है, और उसके बाद ओवुलेशन होती है। जो एग है, ओवम है, वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, मेच्योर फॉलिकल रप्चर कर जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है। उसके बाद जो है ना, मेच्योर फॉलिकल जब ओवम उसमें से निकल जाएगा तो एक हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर बन जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन जो है उसको सिक्रीट कर देगा। विच ऑफ द मेंडल स्टेट्स दैट एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। अब ये आपको तो ईजी सी बात है, आपको पता लग गया कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन है, उसी की बात यहाँ पर हो रही है। मेंडल ने ये कहा था कि जो अलग अलग डिफरेंट हमारे पास जीन्स है वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि ये अलग असॉर्ट होगा, ये अलग। ठीक है, अच्छा, मेंडल ने कहा था मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट states that alleles of the different genes are distributed independently into the gamete। वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं होते। मेंडल ने ये लॉ उन क्रोमोसोम्स के लिए अप्लाई होता है जो डिफरेंट उन जीन्स के लिए अप्लाई होता है जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर लिंक्ड जीन्स हैं जो आपस में करीब प्रेजेंट है और एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, उनके ऊपर ये जो लॉ है हमारा वो अप्लाई नहीं होता। अच्छा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो हमारे पास हमें बताता है कि बहुत ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन जो है वो डिफरेंट जीन्स में, डिफरेंट ट्रेट्स में हो सकती है। जीन लिंकेज का क्या मतलब होता है? जीन लिंकेज का मतलब होता है कि जीन्स एक दूसरे के पास इतना क्लोजली हैं कि एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है कि वो आपस में फिजिकली कनेक्टेड है। इस चीज़ को हम लोग जीन लिंकेज कहते हैं। और जो आपस में लिंक हुए होते हैं वो एक साथ ही इनहेरिट होते हैं, उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर भी ऐसे जीन्स को सेपरेट नहीं कर पाती, और जो हमारे पास जेनेटिक क्रॉसेस का या जो वेरिएबिलिटी का रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर की एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें हीमोफीलिया के अलावा, तो हमारे पास जो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी हमारे पास एक्स लिंक रिसेसिव है। और अगर हम लोग एक्स लिंक डोमिनेंट, अच्छा एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, एक्स लिंक जो रिसेसिव है ना ये मेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है, और एक्स लिंक जो डोमिनेंट होती है, ठीक है, वो रिकेट्स जो है वो हमारे पास फीमेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब हेमोफीलिया में क्या होता है? अगर नॉर्मली अगर कभी भी आपका ब्लड जो है ना ऐसे बाहर की तरफ ब्लीड होगा तो उससे क्या होगा, आपके प्लेटलेट्स आएंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे, वहाँ पे क्लॉट बन जाएगा, कुछ देर बाद और ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी। हीमोफीलिया का जो पेशेंट होता है उसके अंदर वो है क्लॉटिंग नहीं हो पाती और ब्लीडिंग होती रहती है, और वो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस कर देता है। हीमोफीलिया जो है वो हमारे पास एक्स लिंक म्यूटेशन, जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है, जिसमें हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 और 9 जो है वो बनना खत्म हो जाते हैं। और अच्छा, जो मेल्स होते हैं ना, मेल जो होता है उसके पास हमारे पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अब मेल के पास अगर एक भी डिफेक्टेड हीमोफीलिया का जीन आ गया तो मतलब कि जो मेल है उसमें हीमोफीलिया हो जाएगा। लेकिन फीमेल के पास हीमोफीलिया तब होगा अगर फीमेल के दोनों ही जो है ना रिसेसिव जीन्स है, और ये जो सिचुएशन है ये बहुत रेयर होती है, इसलिए फीमेल्स के अंदर जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स हैं वो बहुत कम होती हैं और मेल के अंदर ये ज़्यादा होती हैं। लेकिन जो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स होती हैं वो किसके अंदर ज़्यादा होती हैं? वो ज़्यादा होती हैं हमारे जो कह लो कि फीमेल्स हैं उनके अंदर डोमिनेंट वाली ट्रेट्स ज़्यादा होती हैं। व्हाट इज़ द मेन पंपिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट? लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पंपिंग चैम्बर है हार्ट का। वो क्यों होता है लेफ्ट वेंट्रिकल? इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है और बहुत हाई प्रेशर पे ब्लड उसने पंप करना है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। विच फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द वेंट्रिकल? यानी कि कौन सा ऐसा फेज है जो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्शन यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लड को आगे की तरफ पंप कर रहे हैं, वो कौन सी चीज़ दिखाती है? मैंने पंप की स्पेलिंग गलत लिख दी है।
ठीक है, वो हमारी जो वेंट्रिकल सिस्टली है ना वो इस चीज़ को शो करती है। वेंट्रिकल सिस्टली शो करती है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जिससे ब्लड जो है वो आगे की तरफ पंप हो रहा है। वेंट्रिकल सिस्टली ऐसा फेज है जिसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ब्लड को पंप करती है एओर्टा के अंदर और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। जो इस प्रोसेस के दौरान एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स बंद रहते हैं और वो पहली एक साउंड प्रोड्यूस होती है। इन वेल्व के क्लोज होने से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उस साउंड को हम लोग लब की साउंड कहते हैं। और जो दूसरे वेल्व्स को क्लोज होने से साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसे हम सेकंड हार्ट साउंड कहते हैं, उसको हम डब बोलते हैं, लब डब साउंड। ठीक है, विच ब्लड वेसल्स हैव वेल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अब जो वेन्स होती हैं उसके अंदर वेल्व्स होते हैं जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। वेन्स कैरी ब्लड, वेन्स जो है वो ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट के पास, और ये बहुत लो प्रेशर का ब्लड होता है, इसलिए अल्लाह ने क्या किया कि वेन्स के अंदर वेल्व्स रखे जो ताकि वो ब्लड को पीछे की तरफ फ्लो ना होने दे। ठीक है, खास तौर पे ये सारा प्रोसेस लिम्स में होता है। लिम्स कहते हैं जो हमारे टांगे, हमारे जो कह लो के बाजू हैं, सबसे ज़्यादा जो ये ब्लड वॉल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपकी जो लोअर लिम्ब है यानी कि जो लेग्स हैं, ठीक है, लोअर लिम्स यानी कि लेग वाला जो रीजन है वहाँ पे होता है। और अगर ये वेल्व्स जो हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे तो एक डिजीज कंडीशन हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिकोस वेन्स। ठीक है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। वो वेल्व्स की डैमेज होने से हमारे पास एक डिजीज कंडीशन हो जाती है। अच्छा जी बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 67, विच स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम फिल्टर्स द लिम्फ एंड प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट। हमने बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारे पास लिम्फ को फिल्टर करता है और लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, जो लिम्फ नोड्स है ना वो बेसिकली एक्ट करते हैं इस पूरे इसको जो फिल्टर करता है। लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। डेयर लिम्फ नोड में ब्लड वेसल्स हैं, एफरेंट लिम्फेटिक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये वाली जो है ना ये हमारी एफरेंट लिम्फेटिक वेसल है जो इसकी तरफ आ रही है। आपने ये लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर में याद रखना है। जो एफरेंट वेसल्स है ना वो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो इफरेंट वेसल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है और वो थिकनेस में ज़्यादा होती है। लिम्फ नोड्स बेसिकली हमारे पास स्मॉल बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो लिम्फ को फिल्टर करते हैं, पैथोजेंस को रिमूव करते हैं और डेब्रिस को भी रिमूव करते हैं। ये वो साइट्स है जहाँ पे हमारे पास बी और टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं और ये इम्यूनिटी में, इम्यून डिफेंस में और एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थाइमस हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करता है लेकिन वो फिल्टर करने का काम नहीं करता। स्प्लीन फिल्टर तो करती है ब्लड को, लिम्फ को फिल्टर स्प्लीन नहीं कर सकती। बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है लेकिन लिम्फ को फिल्टर करने का इसका काम नहीं है। वेयर डज गैस एक्सचेंज अगर इन द ह्यूमन लंग्स, एल्वोलाई के अंदर जो है ना गैस एक्सचेंज होती है। एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपिलरी के ह्यूज डेंस नेटवर्क हैं। एल्वोलाई आर माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स, जिनकी थिक वॉल होती है, उनके कैपिलरी का नेटवर्क सप्लाई बहुत अच्छा होता है और ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन ब्लड और कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ डिफ्यूज करवाते हैं और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर एंटर करवाते हैं और इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है। विच वायरल स्ट्रक्चर डिटर्मिन्स द होस्ट स्पेसिफिसिटी ऑफ द वायरस। जो कैप्सिड की प्रोटीन्स होती हैं वो होस्ट की स्पेसिफिसिटी को डिफाइन करती है। अब यहाँ पे हमारे पास ये कैप्सिड का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर प्रोटीन्स है, ये इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। अब कैप्सिड और सरफेस प्रोटीन जो है वो बाइंड करती है रिसेप्टर को होस्ट की सेल मेम्ब्रेन पे और यही उसको स्पेसिफिसिटी उसको प्रोवाइड करती है। वायरल अटैचमेंट और एंट्री का काम इसके लिए जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द इन्फेक्शन सिग्न द एड्स पेशेंट के अंदर सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है। एड्स पेशेंट के अंदर ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसके अंदर खतरा बढ़ जाता है। एड्स में क्या होता है, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है इंसान के, CD4 टी सेल्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो है TB एक बहुत ही कॉमन सा इन्फेक्शन है और उससे एड्स के लाइक जो पेशेंट होता है उससे डेथ भी हो सकती है अगर वो आप प्रॉपर टाइम पे उसकी ट्रीटमेंट नहीं करोगे। व्हेन प्रोटीन्स आर कैटाबोलाइज, जब हम प्रोटीन्स को तोड़ते हैं एनर्जी के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स उनमें से कौन सा बनता है, अमाइनो ग्रुप में से। उनका प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, अब वो जब होते हैं तो उससे हमारे पास कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, तो ह्यूमंस के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो यूरिया होता है। प्रोटीन कैटाबोलिज्म में जो अमाइनो ग्रुप होता है NH2 वो हमारे पास रिमूव कर दिया जाता है। डी अमाइनेशन, डी का मतलब रिमूव करना, अमाइनेशन का मतलब अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना। और फिर बाद में ये यूरिया साइकिल के थ्रू, यूरिया साइकिल कहाँ पे हो रहा है, यूरिया साइकिल इन आपके लिवर के अंदर हो रहा है, वहाँ से ये फिर किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यूरिया साइकिल में यूरिया बनता कहाँ पे है,
लिवर में यूरिया साइकिल हो रहा है, लेकिन एक स्ट्रीट आउट बॉडी से कहाँ हो रहा है, किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू ये एक स्ट्रीट आउट हो जाता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर हेल्प्स डिसॉल्व इन आयनिक सब्सटेंसेस इफेक्टिवली, वाटर की जो पोलैरिटी है वो उसको हेल्प करती है आयनिक सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने में। अब आपको पता है वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो पोलर है। अगर हम लोग इसका मॉलिक्यूल देखें तो ये हमारे पास एक ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव और ये पार्शली लाइक कह लो कि पॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना ऑक्सीजन की, वो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पुल करता है, तो उसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। ये पोलैरिटी है जो इसको लाइक कह लो कि इसके लिए बेनिफिट देती है इसको डिफरेंट सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करने। वाटर पोलैरिटी अलाउ करती है उसको एक हाइड्रेशन का शेल बना रहता है आयंस का, और फिर वो स्टेबल हो जाता है, उसके अंदर लाइक पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो है, पोल्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन जो बाकी हैं हमारे पास जैसे कि माल्टोज है, लैक्टोज है, ग्लूकोज है, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग है। सुक्रोज हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज बेसिकली क्या है, हमारे पास डाइसेक्राइड है, और बाकी जितने भी डाइसेक्राइड होते हैं वो ऑलमोस्ट रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन सुक्रोज का अलग हमारे पास ये है कि ये क्या है, बेसिकली नॉन रिड्यूसिंग है, और ये एक्सेप्शनल केस है, तो ये आपको एमसीक्यूज में जरूर आ सकता है, जैसे मैंने भी यहाँ क्या। अब सुक्रोज में क्या होता है, हमारे पास जितने भी एनोमेरिक इसके कार्बन होते हैं ना, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं। तो यानी कि सुक्रोज के स्ट्रक्चर में हमारे पास कोई फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप अवेलेबल नहीं होता, और अगर हमारे पास कोई फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप अवेलेबल नहीं है तो फिर रिडक्शन के प्रोसेस नहीं होगा, और इस वजह से हम लोग सुक्रोज को कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर का नाम हम इसको देते हैं। विच बॉन्ड्स, अब ये मैंने आपको एमसीक्यूज इतना डिटेल में बोल के इसलिए याद करवाया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको भूले ना। विच बॉन्ड स्टेबलाइजेस द सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, हमारे पास कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्टेबलाइज करता है। अब आपको ये पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये एक कार्बोनाइल कार्बन ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द अमाइड ग्रुप ऑफ अनदर, अमाइड हाइड्रोजन ऑफ अनदर, उनके दरमियान में हमारे पास ये बनता है, और ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अल्फा हेलिक्सेस और बीटा प्लेटेड शीट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। विच नाइट्रोजनस बेसिस फाउंड ओनली इन द आरएनए नॉट इन द डीएनए, यूरासिल जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होते हैं, डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड पेयर्स विद एडेनाइन, यूरासिल एडेनाइन के साथ। थाइमिन प्रेजेंट होती है किसके अंदर, हमारे डीएनए के अंदर, तो दोनों में ये डिफरेंस है, ये आपको ऑलरेडी पता है। विच वायरल डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन इन द पोलियो, अच्छा पोलियो में आपका वायरस किसके अगेंस्ट होगा, पोलियोमाइलेटिस वायरस के अगेंस्ट ही वो प्रिवेंट करेगा, ठीक है। पोलियोमाइलेटिस इज कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस, पोलियोमाइलेटिस जो है वो पोलियो वायरस से होता है, और हमारे पास ये हमने इस डिजीज को प्रिवेंट करना होता है। अब इसके जैसे पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं, ओरल वैक्सीन आप दे सकते हो ड्रॉप्स में, इंजेक्शन के फॉर्म में भी दे सकते हो। विच एंजाइम डज HIV यूज टू सिंथेसाइज DNA फ्रॉम इट्स RNA जीनोम, यानी कि आरएनए जीनोम से डीएनए बनाने में वो कौन सा एंजाइम जो है वो यूज़ करता है। एंजाइम जो वो यूज़ करता है बड़ा ही फेमस एंजाइम है, काफ़ी बार आपकी बुक में इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ होता है। HIV हमारे पास एक रेट्रो वायरस है जिसका जो हमारे पास आरएनए है ना वो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं। तो यहाँ पे ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज़ करता है ताकि ये आरएनए को कन्वर्ट कर ले कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के स्ट्रक्चर में। अब ये जो वायरल डीएनए वो जाके होस्ट के जीनोम के अंदर रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इन रेस्पिरेशन विच मॉलिक्यूल इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो ऑक्सीजन है वो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड पे आता है, वो फाइनल एक्सेप्टर है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और प्रोटॉन्स को एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसीलिए हम उसको फाइनल एक्सेप्टर का नाम देते हैं, ठीक है। और ये पूरा रिएक्शन आपने उस चेन में देखा हुआ है। विच प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर अलाउज इट टू मॉडरेट अर्थ क्लाइमेट, वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यानी कि वाटर के अंदर अगर आप वाटर को बहुत ज़्यादा भी हीट दोगे ना तो इसका जो टेम्परेचर है ना वो बहुत थोड़ा सा रेज होगा, बहुत ज़्यादा रेज नहीं हो जाएगा। अगर हम लोग सैंड को देखें, रेत को देखें, अगर हम उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर देखें ना तो उसका जो वो है ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स है वो डेजर्ट में सर्वाइव करना मुश्किल होता है, जबकि वाटर का टेम्परेचर इतनी जल्दी चेंज फ्लक्चुएट नहीं होता, एक स्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो जिंदा रह पाते हैं। वाटर एब्जॉर्ब करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट उसको चाहिए होता है, एब्जॉर्ब भी कर जाएगा, उसको रिलीज भी कर देगा, लेकिन अपने टेम्परेचर में चेंज उतना नहीं करेगा। इस वजह से इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल रहता है। विच कार्बोहाइड्रेट सर्व एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी, जाहिर है ग्लूकोज, ये तो ईजी सा बात है। सॉरी यार क्या हो गया, ग्लूकोज जो है हमारे पास एक मोनोसेक्राइड है और ये मेन एनर्जी सोर्स है, और ये ऑक्सीडाइज होता है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन और फिर हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस करता है। विच कंपाउंड ऑफ डीएनए पेयर्स विद द ग्वानिन, ग्वानिन के साथ हमारे पास जो कंपाउंड पेयर करता है वो हमारे पास होता है साइटोसिन। साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान में हमारे पास अगर हम लोग देखें, ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और एडिनाइन और थाइमिन के दरमियान में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। इन डीएनए ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ और कॉम्प्लीमेंट्री बेस
पेयरिंग होती है और वहाँ पे डबल बॉन्ड था, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो बायो है वो कंप्लीट। हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास 82 MCQs है। सीजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द, अब ये बटन और बकल्स वगैरह बनाने के लिए हमारी प्रोटीन यूज़ होती है। सीजन इज अ मिल्क प्रोटीन यूज इन द यूज्ड इन द प्लास्टिक्स वगैरह, बटन्स और बकल्स और एडहेसिव्स बनाने के लिए ये प्रोटीन यूज़ होती है इंडस्ट्रीज़ में। अच्छा, एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक हमने देखना है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन हैव इक्वल नंबर हैव मॉलिक्यूल्स। हमने बताना है किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। अब इन दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, क्योंकि दोनों एक मोल को ही रिप्रेजेंट करते हैं और एक मोल के अंदर हमारे पास कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल रिमेन द सेम। अब हमने देखना है enthalpy of formation of which of the following cannot be measured directly by the calorimetric method। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसकी जो एंथैल्पी हम लोग वो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना वो एक्सट्रीमली हाई हीट देता है। जब वो उसकी जब वो बन रहा होता है तो एक्सट्रीमली हाई हीट जो है वो उसको रिलीज़ करता है, ठीक है। उससे क्या होता है, वो मैग्नीशियम जो है वो बर्न हो जाता है, जिससे हमारे पास जो है मेथड उसका अनसेफ होता है और जो हीट आती है वो इनएक्यूरेट आती है। तो हम लोग इसकी जो हीट है उसको इनडायरेक्टली मेजर करते हैं हेसेस लॉ की हेल्प से। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी व्हेन ट्रीटेड विद द sodium borohydride forms Q which is used to denaturing of the ethanol, the compound PE। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह के ना स्टेटमेंट्स को पहले समझो। वो कह रहे हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है P, जब हम उसको ट्रीट करते हैं इसके साथ तो वो आगे बना देता है, यानी कि P बना देता है Q, और हमने उसको दिया क्या, ये हमने हाइड्रेटिंग एजेंट दिया विच इज़ यूज इन द डीनेचरिंग। अब ये वो Q को डिफाइन कर रहा है, विच इज़ यूज इन द डीनेचरिंग ऑफ एथानॉल, यानी कि जो Q है वो इथानॉल की डीनेचरिंग में लाइक कह लो यूज़ होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे मेथनल एक फॉर्मल्डिहाइड है, वो रिड्यूस होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड से और वो बनाता है बाद में मेथानॉल। मेथानॉल यूज़ होता है किसमें, डीनेचरेशन ऑफ एथानॉल में, ठीक है, ताकि उसको हम लोग अनफिट कर दें ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। यानी कि मेथनॉल जो है ना वो ड्रिंकेबल नहीं है, उसको हम नहीं पी सकते, एथेनॉल पी सकते हैं। तो हम एथेनॉल में कुछ हद तक मेथनॉल डाल देते हैं, उससे क्या हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए। अब हमने बताने कि पी वाला कंपाउंड कौन सा है। अब ये तो चीज़ जो है ये हमारी अल्कोहल हो गई मेथनॉल, तो हमने किस चीज़ को हम लोग हाइड्रेट करें कि उससे बने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आएगी, यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड आएगा, मेथनल एल्डिहाइड, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बीटा आएगी, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन होगी बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो रिएक्टिविटी विद द हाइड्राजीन के साथ जो हमारे पास मेथानॉल है ये कोई भी रिएक्टिविटी शो नहीं करेगी। हाइड्राजीन जो है ना वो रिएक्ट करता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ, जो हमारे पास एल्डिहाइड जो कीटोन्स होते हैं, तो हाइड्राजोन्स बनाता है वो, ठीक है, ये हमारे पास इसका रिएक्शन है। लेकिन मेथनॉल जो है वो इसके साथ, मेथनॉल के अंदर कोई हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं है, तो वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। विच हैज़ द लोएस्ट पीके वैल्यू अमंग द फॉलोइंग, इनमें से जो नाइट्रो एसिड है, एसिटिक एसिड है, उसकी जो पीके वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा कम है। pKa वैल्यू इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी pKa वैल्यू सबसे कम होगी। तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, विड्रॉ कर लेता है, जिससे कॉन्जुगेट बेस जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा कह लो कि स्टेबलाइज हो जाती है और हमारा जो एसिड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब ऐसा एसिड जो खुद बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसकी pKa वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा कम होगी। अगर हम ऑर्डर ऑफ एसिडिटी देखें, नाइट्रो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, फ्लोरो और फिर एसिटिक एसिड एड पाया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, हमने इसका नेम बताना है, तो ये हमारे पास जो फार्मूला है टार्टेरिक एसिड का है। द कंपाउंड, अभी इसके अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और 2 ही कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन पे हैं, और ये इसका फार्मूला है टार्टेरिक एसिड 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू एसिटिल क्लोराइड, जो PCl5 है उसकी हेल्प से हम एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर सकते हैं एसिटाइल क्लोराइड में, ये इसका स्ट्रक्चर है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड विल रिएक्ट विद द एसिटिक एसिड ताकि प्रोड्यूस करे वो एसिटाइल क्लोराइड और अलॉन्ग विद द POCl3, ये जिसके बाय प्रोडक्ट्स है ना ये भी वो पूछ लेता है कभी कभी, तो आप लोगों ने ये रिएक्शन जो है उसको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लार्जेस्ट आयोनिक रेडियस, अगर हम लोग इनमें लार्जेस्ट आयोनिक रेडियस की बात करें, आयोनिक रेडियस जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो डिक्रीज करता रहता है विद इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, यानी कि जैसे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो ये दोनों तो ऑप्शन से निकल गए, तो आयोनिक रेडियस हमारा कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर से निकलेंगे तो उसका साइज मजीद छोटा होता जाएगा, और डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आयोनिक रेडियस है वो होगा पोटाशियम का, ठीक है। अब पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज है और सोडियम और वो सोडियम के बाद आता है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो
ज़्यादा है, तो और कैल्शियम और जो मैग्नीशियम उनका तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इस वजह से ये हमारे पास प्रॉपर इनका ऑर्डर बनेगा. इफ़ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द sodium sulfate, sodium sulfate is electrolyzed in the presence of an inert electron प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को ना बताया था कि अगर आपके सवाल में वो लफ्ज़ बोल दे डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है कि हमारे सोल्यूशन में जो वाटर है वो इतना ज़्यादा है, और वाटर यहाँ पर देखो, वाटर जो है वो आइंस, वो हाइड्रोक्साइड आइंस बना लेगा, ऑक्सीजन बना लेगा, ठीक है, वो मतलब वाटर हाइड्रोजन आइंस भी दे देगा. तो हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें इस सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा है. ये ऑल्दो प्रेजेंट हैं लेकिन इनकी अमाउंट बहुत कम है, ये इजीली डिस्चार्ज नहीं होंगे, वाटर ही डिस्चार्ज होगा. चाहे यहाँ पे कॉपर भी होता ना तो वो नहीं डिस्चार्ज होना था. हमारे पास यहाँ पे कौन होना था, ये आयंस ही होनी थी. तो कैथोड पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन बनेगा, एनोड पे ऑक्सीजन बन जाएगा और गैस बनेगी, सॉरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस बाय हीटिंग ऑफ द बोन्स. जेलेटिन बनाते हैं बोन्स को हीट करके. जेलेटिन इज ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग कोलेजन, अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रेजेंट इन द स्किन, बोन्स एंड द कनेक्टिव टिश्यू. और इससे, इस हीट से क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है कोलेजन की, और फिर उससे हमारे पास एक सॉल्युबल जेलेटिन बन जाता है जो बेकिंग इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फोटोग्राफी में यूज़ होता है. कोलेजन जो है वो इंसॉल्युबल होता है, उसको आप हीट दोगे वो जेलेटिन में बन जाएगा, और जेलेटिन जो है वो सॉल्युबल प्रोटीन है. द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन में कितने जो सब्सटेंस है वो अपना नंबर चेंज करते हैं. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इंडिकेट करता है कि उनकी पावर जो कंसंट्रेशन है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है रेट लॉ पे. अब यहाँ पे अगर आप लोग आ जाओ, हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट करके फाइंड किया गया, ए की वजह से जो ऑर्डर है वो हमारे पास एम है और बी की वजह से एन है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ डैश हैव डाइपोल इंटरेक्शन. एसीटोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में डाइपोल इंटरेक्शन होगी. एसीटोन जो एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो उससे हमारे पास डाइपोल फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन इन सब के अंदर जो है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगे क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. आ चार्ज ऑफ 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास 1.75 ये हमारा चार्ज होगा. अब ये हमने कैसे फाइंड किया, हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो पता था, वो हमारे पास ये था 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg. अब अगर हम लोग 1 ग्राम का देखें तो हमारे पास, हमने 1 ग्राम का उसने निकाल लेना, उसने हमसे कितने का पूछा है, ये 1 ग्राम का पूछा है. यहाँ पे हमें पता कितना था, kg का पता था, तो हमने उसमें से यहाँ पे उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करवा कर उसका चार्ज जो है वो फाइंड कर लिया. हाउ मेनी चेन आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन इज पॉसिबल. हेक्सेन के हमारे पास 5 चेन आइसोमर्स जो है वो पॉसिबल हैं. ये हमारे पास एन हेक्सेन हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, या फिर 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन. अब ये वाला जो है ना, ये मैंने आपको गेम चेंजर के जो लेक्चर्स थे ना, मैंने उसमें आपको पढ़ाया था, मैंने सारा कुछ वहाँ आपको समझाया था किस तरह से आपने फाइंड करना है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज. डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं. डी ब्लॉक के एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक है उन्हें हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कलर कंपाउंड बनाते हैं, गुड कैटलिस्ट है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट है उनमें. क्यों? क्योंकि उनके अंदर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है. अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ द के से डिपेंड, अगर के सी की वैल्यू बहुत लार्ज है तो वो हमें बताएगा कि मोर फॉरवर्ड रिएक्शन, के फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा है. अ लार्ज केसी वैल्यू का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है और वो हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है ना उससे बहुत ज़्यादा है. अब इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम जो है वो लाई करेगा राइट की तरफ और जिससे हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा. ये हमें ये नहीं बताता, ये स्पीड वगैरह नहीं बताता, ये सिर्फ हमारा जो केसी है नहीं हमें एक्सटेंट बता सकता है कि कहाँ तक रिएक्शन हो सकता है, उसकी स्पीड वगैरह नहीं बता सकता. फिनोल रिएक्ट विद द सोडियम मेटल टू गिव सॉल्ट एंड इवॉल्व. अच्छा, कौन सी गैस इवॉल्व होती है हम नहीं बताना. यहाँ पे जो गैस इवॉल्व होती है वो है हमारी हाइड्रोजन गैस. हम लोग यहाँ देख लेते हैं. अब ये हमारे पास फिनोल है, इसमें सोडियम डालोगे तो हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी इस पूरे मिक्सचर के अंदर से, ठीक है. एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज शोन बाय, हम लोग इसको शो करेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी. अब यहाँ पर हमारे पास इंटरनल एनर्जी को हम लोग शो कर रहे हैं ई से. द इंटरनल एनर्जी क्या होती है, द टोटल एनर्जी कंटेन्ड इन अ सिस्टम. एक किसी भी सिस्टम की काइनेटिक और पोटेंशियल सारी एनर्जीज का सम को इंटरनल एनर्जी कहते हैं. उसके अलावा डब्ल्यू से हम लोग वर्क शो कर रहे हैं, पी वी प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम लोग गैसेस की फॉर्म में शो करते हैं. और जो कॉन्स्टेंट हीट है तो हमारे पास हम लोग एट कॉन्स्टेंट हीट पे हम लोग प्रेशर जो है वो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हमने लिया, प्रेशर को हमने चेंज नहीं कर रहे, तो फिर हमारे पास डेल्टा एच के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या बनेगा,
जो हमारे पास आंसर है ना चार्ली ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इंथाल्पी को हम लोग एच के तौर पे ले रहे हैं और डेल्टा एच चेंज इन इंथाल्पी हमें वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है या कितनी हीट रिलीज हुई है सिस्टम से किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट सप्लाइड इज इक्वल टू, अगर आप लोग वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हो, अगर हम वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे तो वो हमारे पास सारी की सारी जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लग जाएगी। देखो अगर आप लोग ये एक कंटेनर है और हमने इतनी बाहर पिस्टन रखी हुई है कि इसका हम लोग वॉल्यूम नहीं चेंज होने देना, यानी कि हमने इसको एक्सपैंड नहीं होने देना इतने एरिया से, तो फिर आप जितनी भी नीचे से हीट दे रहे हो वो सारी हीट क्या करेगी, इसको मजीद गर्म करेगी। यहाँ पे जाकर इसकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी, मतलब के पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी और ये इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये सारी जो है ना, ये एक बार पढ़ लेते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है ना तो सिस्टम आपका एक्सपैंड नहीं कर सकता, वर्क हो नहीं सकता। वर्क हो नहीं सकता तो फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बन जाएगा, इसमें से वर्क वाला जो हिस्सा है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास और जितनी भी आप हीट दोगे वो सारी हीट आपकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। और यही मेथड हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर में यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप रिएक्शन एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे करवाते हो, जिससे हमारे पास जो है चेंज सारा इंटरनल एनर्जी का आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड आर कॉल्ड एज ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें टेट्रावेलेंसी हो उनको हम लोग सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, वो इस तरह से हमारे पास बनते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज़ कम हो रहा है और इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है। और तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। आयनाइजेशन एनर्जी में हमारे पास अगर हम लोग ट्रेंड देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमें रिक्वायर्ड होती है। तो फिर हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज जो है ना, अब यहाँ पे हम देखो कि आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू दी हुई है कि किस तरह से उसमें ट्रेंड आ रहा है। जैसे कि जैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। फिर एटॉमिक साइज़ आपका कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के मजीद करीब आ रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी अब ज़्यादा देनी पड़ेगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो बढ़ रही है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। लाइगेंड में भी, लाइगेंड जो है वो कैटायनिक हो सकता है, एनायनिक और न्यूट्रल, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है ना एग्जांपल्स हैं कैटायनिक, एनायनिक और लाइगेंड की, ये आप देख लो। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ये बनाते हैं। रिएक्शन ऑफ द बेंजीन विद द एन प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ द AlCl3, अगर हम लोग बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ और हमारे पास एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड के साथ, तो फिर हम देखते हैं क्यूमीन हमारे पास बनेगा। पहले रिएक्शन की टाइप को समझते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ये रिएक्शन देखो, जब हम इसको इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एट द एंड जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास क्यूमीन है और ये इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बना है। तो हम लोगों का ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट होगी। 1 ग्राम ऑफ द वाटर कंटेन डैश अमाउंट डैश नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर देखो उसने हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर जो हमें पता है 18 ग्राम पर मोल होता है, मोल्स कितने होते हैं 1 ग्राम। उसने जो हमें मास दिया, मास लिखो 1 ग्राम, ऊपर मोलर मास लिखो, ठीक है। और ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने, वाटर का ये स्ट्रक्चर होता है, 1 ऑक्सीजन होता है, 2 हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो हमारे पास हमने एटम्स फाइंड करने हैं तो हर किस उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो यहाँ पे हमने उसको जी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग compete with each other। अच्छा, जो हमारे पास E2 और SN2 होते हैं ये हमारे पास एक दूसरे के साथ compete करते हैं। E2 जो है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, SN2 जो है वो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दोनों जो है वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन एक दूसरे के साथ compete करते हैं। दोनों को हमारे पास सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है एक ही वक्त पे। तो फिर ये हमारे पास डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि अगर कंडीशंस क्या है तो क्या चीज़ हो जाएगी। अब ये सेम रिएक्शन है लेकिन ये वही रिएक्शन हमारे पास अगर एलिमिनेशन होगा तो कुछ और प्रोडक्ट देगा, अगर सब्स्टिट्यूशन हो गई न्यूक्लियोफिलिक तो फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। और ये सारे रिएक्शन में ऊपर वाला होना या नीचे वाला ये डिपेंड करता है कि कंडीशंस किस चीज़ को फेवर कर रही हैं। फ्रेडरिक वोहलर प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम एसीटेट से उसने जी यूरिया जो है वो प्रिपेयर किया था। फ्रेडरिक वोहलर ने 1888 में यूरिया को प्रिपेयर किया। ये उसका पूरा जो है ना रिएक्शन था।
अमोनियम साइनाइड लिया उसने, उससे उसने यूरिया प्रिपेयर किया जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इस वजह से हमें ये पता लगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लेबॉर्ट्रीज में भी बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली हैज़ द हाईएस्ट मेटालिक करेक्टर। अगर हम हाईएस्ट मेटालिक करेक्टर देखें तो अल्कली मेटल्स जो है उनका हाईएस्ट मेटालिक करेक्टर है। मेटालिक करेक्टर ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी ईजिली किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है और कैटाइन बना सकती है। अल्कली मेटल जो ग्रुप 1 के हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं हीट को इजीली। अल्कलाइनाइट मेटल जो था वो लेस मेटालिक होते हैं, नाइट्रोजन और हेलोजन जो होते हैं ना वो तो नॉन मेटल्स होता है। इफ़ अ मॉलिक्यूल कंटेन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ ज्योमेट्री की अगर हम लोग टाइप करें तो वो हमारे पास AB4 ज्योमेट्री देगा। इलेक्ट्रॉन पेयर हमें बताता है कि क्या उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग 4 बॉन्डिंग पेयर है। लॉन पेयर उसके अंदर कोई भी नहीं है तो बड़ी ही इजी ज्योमेट्री होगी, उसकी टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास डिफरेंट ज्योमेट्रीज के उन्होंने बताया हुए, तो यहाँ पे हमारे पास AB4 हमारे पास ज्योमेट्री बनेगी। था कार्बोनाइल कंपाउंड विच इज अटैच्ड एट लीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम एट वन साइड इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड। ये तो सबसे इजी ये सवाल था। एल्डिहाइड्स ऐसे होते हैं जिनके हमारे पास RCHO ये हमारे पास उनका स्ट्रक्चर होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन से अगर अटैच होगा तो वो एल्डिहाइड कहलाएगा। अब यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, उसकी ऑक्सीडेशन करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना रहे हैं। फिर हमारे पास डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ नॉन मेटालिक बॉन्डेड एटम्स इज एंड डैश टू द कोवलेंट बॉन्ड। एक मिनट, क्या बोल रहा है वो? द डिफरेंस in the electronegativity values of non-metallic bonding atom is an index to their nature of covalent polar nature। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर फर्स्ट करो, हाँ इजी सा सवाल है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास जो है ना वो मटेरियल जो है ना जो कंपाउंड है वो पोलर होगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है या ज़ीरो है तो जो हमारा कंपाउंड है वो नॉन पोलर कोवलेंट होगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है ना वो डायरेक्टली डिटर्मिन होती है किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। वो इससे डायरेक्टली डिटर्मिन नहीं होती। बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं, अभी फिलहाल हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ की नहीं, बॉन्ड की पोलैरिटी की बात करें। किस चीज़ की बात करें? बॉन्ड की पोलैरिटी की। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट हैज द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी। बट जो आयरन होता है ग्राफ में सबसे ऊपर है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इसकी हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी है पॉइंट न्यूक्लियॉन। हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी ये इंडिकेट करती है कि जो आयरन है उसका न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा स्टेबल है। फिर हमारे पास द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पास्ट पेपर्स में बहुत बार MCQs आया है। इसको ध्यान से आंखें खोल के आंखें फाड़ के इसको देख लो। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटायर क्रिस्टल, दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम यूनिट सेल कहते हैं। ये MCQs MD CAT 2022 में भी आया था। आज यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है, इन अ क्रिस्टल लैटिस। बच्चे इसका क्रिस्टल लैटिस आंसर लगा देते हैं, अल्फा ऑप्शन पे है तो बच्चे खुश होकर जल्दी से लगा देते हैं, लेकिन असल वो आंसर नहीं है। क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है वो एक पूरे 3D स्ट्रक्चर को, अरेंजमेंट को शो कर रहा होता है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो यूनिट सेल ही होता है। करंट इन द इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड थ्रू, हाँ ये सारी चीज़ें कैरी कर सकते हैं करंट को, ठीक है। तो बेस्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। The substance that is attached to the enzyme at a specific place and converted into the product is called as substrate। substrate जो होता है वो आकर अटैच होता है फिर वो कन्वर्ट हो जाता है। आ substrate एक ऐसा चीज़ होता है जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर हमने देखना है अल्कोहल्स आर फॉर्म फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय। अल्कोहल जो है ना, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास बनता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की मजीद ऑक्सीडेशन से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जैसे समझ लो ये अल्कोहल से, रुक जाओ एक मिनट, अल्कोहल से ऑक्सीडेशन से हमारे पास बना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से मजीद बना हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये यहाँ पे तो हम ऑक्सीडेशन करवाए थे, लेकिन अगर हमने इसके ऑपोजिट आना है, ठीक है, तो फिर अब हम यहाँ पे रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इस प्रोसेस में हमें क्या चीज़ यूज़ होगी? रिडक्शन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड पकड़ा, उसकी रिडक्शन करवाई, अल्कोहल बन जाएगी। अब हम इसको इनडायरेक्ट किए तो इन्होंने डायरेक्ट अल्कोहल बना लेना, हम इनडायरेक्ट प्रोसेस में क्या कर सकते थे? यहाँ पहले एल्डिहाइड बनवा लेते। बॉर्न हैबर साइकिल इज यूज टू कैलकुलेट। बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो हमारे पास लैटिस एनर्जी जो है एनी कंपाउंड की वो कैलकुलेट करने में यूज़ होता है। बॉर्न हैबर साइकिल अप्लाई होता है हेसेस लॉ पर, अप्लाई करता है हेसेस लॉ को, और ये बेसिकली किन किन चीज़ों को फाइंड कर सकता है? सब्लिमेशन ऑफ मेटल, आयनाइजेशन ऑफ मेटल, डिसोसिएशन ऑफ नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस फॉर्मेशन, सबको जो है वो स्टेप करने में हेल्प, फाइंड करने में हेल्प करता है। Which compound react most rapidly by
SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म से हमारा जो 2-chloro-2 मिथाइल प्रोपेन है वो सबसे बेस्ट रिएक्ट करता है। SN1 जो है ना वो हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। अब जैसे कि 2-chloro-2 मिथाइल प्रोपेन जो है वो टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। अब बस आपने ये याद रखना है SN1 में जो होता है वो टर्शरी बेहतर देते ना, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या होता है, स्टेबल होता है, वो इसमें फॉर्म होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सबसे अच्छा रिएक्शन देगा, टर्शरी। अच्छा, अब ये आपको कैसे पता लगेगा कौन टर्शरी है सेकेंडरी है, आपने पेपर में इन सब के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर कर देखते हैं अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। प्राइमरी जो हैलाइड्स हैं जैसे कि क्लोरो मीथेन या फिर 1-chloroब्यूटेन, ये अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं, ठीक है, ये स्लो रिएक्ट करते हैं। सेकेंडरी जो है वो इंटरमीडिएट, तो सबसे अच्छा कौन रिएक्शन देते हैं, टर्शरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इवेपरेट्स अर्लियर, वाटर जो है ना वो सॉसपेन में इवेपरेट ज़्यादा जल्दी कर जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। अब इवेपोरेशन का रेट डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया और टेम्परेचर क्या है। एक सॉसपेन जो है वो हमें लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है कंटेनर को, ठीक है, और जिससे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ईजिली इस्केप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन मोर रिएक्टिव ड्यूरिंग द हेलोजिनेशन ऑफ द अल्केन, सबसे ज़्यादा जो या फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, हाईएस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 220.18 इज द डैश, हमने बताना है नियॉन का ये कौन सा मास है, ये उसका आइसोटॉपिक मास है, एटॉमिक मास है या फिर एवरेज एटॉमिक मास है। तो बोथ बी एंड सी है, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास भी है और उसका एवरेज एटॉमिक मास भी है। रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास दोनों का मतलब होता है कि नेचुरली अकरिंग जो उसके आइसोटॉप प्रेजेंट है ना उनका हमने दरमियाना लेना, यानी कि हमने उसकी एवरेज लेनी। तो जब हम उसकी एवरेज निकाली तो हमारे पास वो 20.18 है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि नियॉन का अगर हमारे पास सैंपल है ना उसमें असल में ऐसा कोई एक एटम भी नहीं होगा जिसका ये वेट हो, या सिर्फ हमारा अपना एवरेज निकाला होगा, ठीक है, असल में कोई ऐसा एटम एग्जिस्ट नहीं करता होगा। वाई इज द सॉल्वेट प्रोसेस मोर इकोनॉमिकल देन द लेबनेक प्रोसेस फॉर द सोडा ऐश प्रोडक्शन। बच्चों ये ना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से MCQs आए हैं तो इसको ध्यान से देख लेना। अब ये इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास स्टेप्स भी कम होते हैं और अमोनिया जो है वो रिसाइकल भी हो जाता है। सॉल्वेट प्रोसेस जो होता है ना वो रॉ मटेरियल को यूज़ करता है बहुत चीप, जो सस्ता होता है, जैसे कि NaCl ले लो, ब्राइम ले लो, फिर लाइमस्टोन ले लो। अमोनिया जो है रिसाइकल हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। बाकी सारे उसके रिएक्शंस आप लोग देख लो, ठीक है। ये सॉल्वेट प्रोसेस के हमारे पास रिएक्शन था। वाई इज द कॉन्टैक्ट प्रोसेस प्रेफर्ड ओवर द ओल्डर मेथड्स फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस को हम क्यों यूज़ करते हैं, ये बहुत प्योर एसिड बनाता है और जो पोल्यूटेंट्स है वो भी हमारे पास कम आते हैं इस प्रोसेस में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो बहुत कंसनट्रेटेड आपको H2SO4 देता है। कैटलिस्ट आप लोग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ करते हो, ठीक है, और ये हमारे पास बड़ा अच्छा एफिशिएंट वे है हमारे पास H2SO4 बनाने का। Why is fused silica used to make glass for high temperature application? It has low thermal expansion. Fused silica को हम इससे यूज़ करते हैं, इसकी थर्मल एक्सपेंशन कम है, यानी कि अगर इसको बहुत ज़्यादा भी आप टेम्परेचर का चेंज दे दो तो इसके स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। और ये जो है ना अगर आप टेम्परेचर को डील करें हाई टेम्परेचर पे तो ये हमारा जो ये ग्लास है ये बड़ा इजीली आपको रिएक्शन कैरी आउट करवा देगा। विच प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सीमेंट फैक्ट्रीज। वो कह रहे हैं अगर आप सीमेंट फैक्ट्रीज से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रही है तो क्या नुकसान होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस आएंगे, सैलाब आएंगे जो हो रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ग्रीन हाउस गैस है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फिर आगे सैलाब आएंगे, सर्दियाँ जो है बहुत ज़्यादा क्या होती जाएगी हमारे पास, एक्सट्रीम होती जाएंगी। फिजिक्स स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 127, अब पियानो। अच्छा, फिजिक्स में ना हम लोग पहले सब चीज़ों को हाईलाइट करते जाएंगे, साथ साथ हम लोग फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये तरीका रखेंगे। पहले जो हमें गिवन क्वांटिटीज़ होंगे उनको हम लोग देख लेंगे हमें क्या क्या गिवन है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग उन चीज़ों को यूज़ करते हुए क्या फार्मूला बना सकते हैं, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। एट दी एंड हम लोग अपना आंसर यहाँ से मैच करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले उसने हमें लेंथ दी है, उसने हमें मास दिया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F दी है, और उसने हमने कहा टेंशन हमने निकालनी है। तो फाइंड क्या चीज़ करनी है, उसको साइड पे लिखो, टेंशन हमने फाइंड करनी है। टेंशन का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, इसके अंदर हमारे पास टेंशन आती है, तो यानी कि हम इसी फार्मूला में सारी चीज़ों को पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो अगर हम लोग इसको रीअरेंज करें, टेंशन के लिए इस फार्मूला को मैंने रीअरेंज किया। अब यहाँ पर आप देखो तो हमारे पास इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 4LmF का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हमारे पास इसमें से 4LmF का स्क्वायर, सी जो चार्ली ऑप्शन है वो हमारी ऑप्शन करेक्ट होगी।
फार्मूलाज बेसिक आपको याद होने चाहिए, ठीक है, और फिर ये आपका ये आंसर आ जाएगा। एन ऑब्जर्वर इज मूविंग विद 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ द वेव, ये उसकी वेलोसिटी आ गई फ्रॉम एनी सोर्सेज, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो आ गई, और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने फाइंड करनी है। डॉपलर इफेक्ट वाला फार्मूला लगना है ये हमारे पास, ठीक है, ये हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड है और ये उसकी एक्चुअल है। अब हमें उसने कहा कि 1/4 है, ठीक है, तो 1/4 क्या होता है हमारे पास, तो जो फ्रीक्वेंसी उसने कितनी दी हमें, वह 1/हर्ट्ज, और उसने जो वेव है स्पीड है उसकी 1/4 उसने दी है। फ्रीक्वेंसी उसने 100 दी है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग 100 पुट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसकी जगह, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने 100 ही पुट कर देना है, ठीक है, और जो हमने ऑब्जर्व्ड और जो स्पीड है वो हमने डाल देनी है। स्पीड 1/4 थी तो हमने इसको इस तरह से लिख के हमारे पास आंसर जो आता है सॉल्व करने के बाद 75 हर्ट्ज जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। फार्मूला आपको पता होना चाहिए कौन सा यूज़ होना है। द रेशियो ऑफ द नोड्स एंड द एंटी नोड्स इन अ क्लोज पाइप सिस्टम, अच्छा उसने ओपन एट वन एंड इज ऑलवेज, उसने, अब इसमें आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि उसने सवाल पूछा कौन सा है, नोड एंड एंटी नोड वाला क्वेश्चन है, उसमें क्लोज पाइप ओपन एट वन एंड, ये यानी कि ये हमारी पाइप है जो एक साइड से हमारी खुली है। अब ये आपको याद होना चाहिए कि जोन सी साइड खुली है और जोन सी बंद है, किस साइड पे हमारे पास नोड बनना है और किस साइड पे हमारे पास एंटी नोड की फॉर्मेशन होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इनका जो रिलेशनशिप होगा वो लेस देन 1 होगा। अगर एक क्लोज पाइप है, ओनली ऑड हार्मोनिक्स हमारे पास आएंगी। देयर आर मोर एंटी नोड्स देन नोड्स, यानी कि हमारे जो एंटी नोड्स हैं वो ज़्यादा होंगे और नोड्स जो हैं वो हमारे पास कम होगा, क्योंकि हमारे पास ऑड हार्मोनिक्स आनी है। तो हमारा आंसर जो होगा वो इसमें आएगा लेस देन 1। फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे है ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसिंग, अगर एक चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोड्यूस करेगा। एक एक्सेलरेटिंग या ऑसिलेटिंग चार्ज है वो इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक, फिर दोनों को डिस्टर्ब करता है, अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने ट्रैवल करने के लिए कोई भी जो मटीरियल मीडियम है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ सेंड करती है एक वेवलेंथ, ठीक है, जो उसकी वेलोसिटी है मीडियम है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग डबल कर रहे हैं, न्यू वेवलेंथ और न्यू स्पीड हमारे पास क्या होगी, हमने ये बताना है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे फार्मूला पता होना चाहिए, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। उसने कहा हम फ्रीक्वेंसी को डबल करें, फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग डबल कर रहे हैं तो वेवलेंथ हमारी हाफ हो जाएगी और जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, वो उस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो हमारे जो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमारी चार्ली ऑप्शन ही करेक्ट होगी। अच्छा, when certain strings are clamped at two ends, the lowest 4 resonant frequencies, ठीक है, ये हमारी 4 लोएस्ट जो फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, ठीक है। वन ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बिलो 200 हर्ट्ज इज मिसिंग, व्हाट इज इट। अब हमने बताना है एक इनमें से फ्रीक्वेंसी जो है 200 से कम वो मिसिंग है, वो हमने बतानी है। अब हमने इसके नोट्स फाइंड कर लेने हैं। यहाँ पर देखो, जो स्ट्रिंग है वो हमारी दोनों साइड्स पे फिक्स है। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमारे पास इंटीजर मल्टीपल्स आएंगी इसकी, यानी कि NF1 इस फॉर्म में आएंगी। अगर हम लोग इसके मल्टीपल्स फाइंड करें तो हम लोग देखो ये 25, ये सारे जो है ना हमारे पास जो F1 है ना वो हमारे पास 25 है, ये 25 के सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखो 125, तो इसमें से मल्टीपल मिसिंग कौन सी है, 75, वो एक 25 का मल्टीपल है। बाकी अगर हम लोग देखें तो हमने लोएस्ट बताना है जो 200 के सबसे ज़्यादा करीब हो। 25 इसमें नहीं आ सकती, तो 75 हमारी इसका करेक्ट आंसर होगी। आ स्टेशनरी सोर्स जो है वो जनरेट कर रही है वेव्स, ठीक है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है और स्पीड है। अ बोट इज़ अप्रोचिंग, ये वेलोसिटी है, ये हमारे पास क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास वेलोसिटी, अब ये भी हमारे पास एक वेलोसिटी, फिर हमारे पास द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वेव्स। अब हमने उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, जो उस बंदे ने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है वो बतानी। डॉपलर इफेक्ट वाला फार्मूला हमारे पास यूज़ हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास ये वाला फार्मूला हमारे पास लगेगा। देखो फ्रीक्वेंसी उसने हमें दी, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी थी, जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी थी वो 10 थी, और जो वेव की स्पीड थी वो हमारे पास थी t, ठीक है, वेव की वेलोसिटी। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें इसको फार्मूला हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एंड पे जो फ्रीक्वेंसी आती है वो हमारे पास आती है 30 हर्ट्ज। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, इस वजह से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़। क्वेश्चन नंबर 134, स्टेशनरी सोर्स S जनरेट्स करती है सर्कुलर आउटगोइंग वेव ऑन अ लेक, ठीक है। द वेव स्पीड जो है वो हमारे पास, वेव की जो स्पीड है वो 5 है, और क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमारे पास उसका हो गया 2 मीटर है। अ पर्सन इन अ मोटर बोट
उसकी तरफ आ रहा है। अब उस पर्सन की जो स्पीड है वो हमारे पास क्या है 3 है। अब हमने फाइंड करना है कि जो उस पर्सन के लिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या है इन वेव्स की। वही डॉपलर इफेक्ट वाला हमारे पास फार्मूला यूज होगा। वेव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने फाइंड करनी है सबसे पहले सोर्स के लिए। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से हमारी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। डॉपलर इफेक्ट फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम इस पूरे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 हर्ट्ज। एंड इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 12 हॉर्स पावर, ठीक है, ये उसने हमें पावर बता दी। फिर उसने हमें एंगुलर वेलोसिटी बता दी, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। अब हमने उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी, वेलोसिटी हमें पता है, पावर पता है, और हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है। देखो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब यहाँ पर हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी को जो हम लोग इसको चेंज करेंगे फार्मूला को, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3.5 हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर हमारे पास होगा। अब यहाँ पर देखो ये क्लोजेस्ट अगर हम लोग इसका मैच करें वो 10/पाई जो है वो इसका क्लोजेस्ट ऑप्शन बनती है। द रेशो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड्स आर टू द आर हैंड ऑफ अ वॉच इज। अब हमने इसको पहले समझना, सेकेंड्स हैंड जो है ना वो एक पूरी रेवोल्यूशन करता है कितने मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। तो उसकी एंगुलर स्पीड हम निकाल देते हैं, ये सेकेंड हैंड की है 2 पाई ओवर 60, क्योंकि वो पूरे 1 मिनट में करता है। तो हमारे पास π/30 रेडियन पर सेकेंड हो गई। अब अगर और हैंड की देखें तो वो एक रेवोल्यूशन करता है पूरे 12 घंटे में, और अगर हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये इतनी बड़ी वैल्यू बनती है। इनका जब हम रेशो फाइंड करते हैं तो 1/720 जो है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है अल्फा ऑप्शन। फिर हमारे पास है बॉडी मूव विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑन अ सर्कल, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज। अब वो क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का हमारे पास वैल्यू ये होती है, क्योंकि कांस्टेंट है, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। वेलोसिटी जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। इफ अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी वेक्टर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होनी है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, डायरेक्शन सिर्फ चेंज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सियल वेलोसिटी। अब टॉर्क है, एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे जो है ये हमारे पास एक्सियल वेक्टर्स हैं, सूडो वेक्टर्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे एक्सियल वेक्टर्स हैं या फिर ये रोटेशनल मोशन के साथ एसोसिएटेड है। ये सारी क्वांटिटीज जो है हमारी। अब पार्टिकल है जिसका मैथ उन्होंने हमें दिया हुआ है, वो रिवॉल्व कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल, रेडियस उसने दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। इफ द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड, अब ये टेंशन है हमारे पास 162 न्यूटन, देन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमने बतानी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब ये हमारे पास जिसका फार्मूला है, इसमें हमने टेंशन की वैल्यू पुट करनी है, मास पुट करना है, रेडियस पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 2 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी आ जाती है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिटर्मिंड होती है मैक्सिमम टेंशन, यानी कि जो जितनी सेंटीपिटल फोर्स के लिए रिक्वायर्ड है। एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियस वेक्टर और सेंटीपिटल के एक्सेलरेशन के दरमियान में 180 का एंगल होता है। रेडियस वेक्टर जो होता है ना वो हम लोग सेंटर ऑफ पार्टिकल से ड्रॉ करते हैं पॉइंटिंग आउटवर्ड, ये रेडियस वेक्टर है, ये हम लोग आउटवर्ड ड्रॉ करते हैं, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है वो हमेशा इनवर्ट की तरफ होती है। तो इनके दरमियान में अगर हम लोग एंगल देखें तो एक दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो हमारे पास 180 डिग्री का एंगल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब ये जो हमारे पास एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें सर्कुलर मोशन में ना, इन दोनों के, अब जो हमारे पास ये एस और आर दोनों के आर्क लेंथ ओवर रेडियस, इन दोनों का अगर हम लोग यूनिट देखें तो कोई भी इसका यूनिट डायमेंशन लेस होता है, इसका यूनिट लेस, ये एक हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाती है। जो थीटा है इसका कोई भी यूनिट हमारे पास नहीं होता। अ फ्लाई व्हील रोटेटर कांस्टेंट स्पीड है उसकी 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट, द एंगल डिस्क्राइब बाय द शाफ्ट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में हमने उसका एंगल निकालना है। रेवोल्यूशन उसने इतनी दी 1 सेकेंड में, ठीक है। रेवोल्यूशन पर मिनट कितनी थी, 60 से हमने डिवाइड कर दिया तो 1 सेकेंड में कितनी आ गई, 50, ठीक है। एंगल डिस्क्राइब्ड इन 1 सेकेंड, अब एक जो एंगल है उसको हम लोग 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल निकल आएगा। एंगल कितना आ रहा है 100 रेडियन, 100 रेडियन जो है उसका एंगल होगा। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द वॉच। एंगुलर स्पीड की अगर हम लोग बात करें π/3 होगी। अब देखो सेकंड हैंड जो है वो कंप्लीट करता है एक रेवोल्यूशन कितने सेकंड में, 60 सेकंड में, ठीक है। अगर उसकी एंगुलर स्पीड निकाले 2 पाई ओवर 60 इज इक्वल टू π/30 रेडियन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है। इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज 3.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। रेडियस जो उसने दिया है हमारे पास 0.5 मीटर। द एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी, हमने उसकी एंगुलर स्पीड बतानी है। अच्छा फ्रीक्वेंसी उसने हमें देख ली, हमने ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, इस सारी चीज़ों को पुट करेंगे तो हमारे पास 20 जो है वो क्लोजेस्ट ऑप्शन आ जाए।
अ व्हील हैज़ अ सर्कमफेरेंस c, और अगर r जो है वो उसका रेवोल्यूशन पर मिनट, द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट। अब हमने उसका लीनियर स्पीड बताना। देखो अगर उसने कहा लीनियर स्पीड जो है वो v, रेवोल्यूशन पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय सर्कमफेरेंस, तो rc जो है वो इसका जो है हमारे पास आंसर होगा rc। A body is drilled in a horizontal circle of radius 20 centimeter. It has angular velocity of, अब उसकी velocity उसने दे दी 10 रेडियन पर सेकेंड. What is the linear velocity at any point on the circular path? हमने linear velocity उसकी निकालनी. अब यहाँ पर देखो हमारे पास linear speed is equal to omega into r, और जब हम इसको convert करेंगे तो हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा. A particle moves along a circular orbit with constant angular velocity. This necessarily means, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन अगर हमारे पास यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, वो एक फिक्स परपेंडिकुलर प्लेन में हो रहा है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर है उस प्लेन में हो रहा है, तो उसका जितना भी मोशन है वो एक ही प्लेन को कन्फाइंड रहेगा, उससे वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है उसमें सारा जो मोशन है वो उसका एक ही प्लेन के अंदर ही रहेगा. 50 kg 5 kg का मैस है, वो एक स्ट्रिंग के साथ है, उसकी लेंथ है, रोटेट हो रहा है वर्टिकल सर्कल के अंदर विद यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है. टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 130 व्हेन द मैस इज एट. अब हमने बताना है कि वो किस पार्ट पे था, कि यहाँ से एक हमने है ना स्ट्रिंग के साथ फर्स्ट करो हमने कोई रॉक बांधा हुआ है, उसका इतना वेट है. अब हमने बताना है कि ऊपर नीचे यहाँ पे किस साइड पे उसका लाइक हमारे पास वो था कि उसकी टेंशन हमारे पास ये आई. अब हमने ना फाइंड कर लेना है डिफरेंट फार्मूला वर्टिकल सर्कल के लिए लगाकर हमने उसकी टेंशन निकाल ली 130, ठीक है. अब हमने यहाँ पे अगर मेन फार्मूला लगाए, बॉटम पे जो हमने टेंशन का फार्मूला लगाया ना वो हमारे पास आया 130, और यहाँ पे भी जो उसने हमें टेंशन दी थी वो कितनी आई है 130. तो बॉटम वाला वो पॉइंट है जहाँ के लिए हमने ये mv² ओवर आर, ये हमने सेंटीमीटर फोर्स और ये दूसरा वेट वाला फार्मूला लगाया है, और वहाँ पे हम लोगों ने उसको देखा तो टेंशन जो थी वो मैक्सिमम थी बॉटम पे. तो हमारे पास कहाँ पे हुआ, बॉटम पे मैक्सिमम था. एक कैन है जिसको हमने वाटर के साथ फिल किया हुआ है, उसको हम वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं, रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है. अब उसमें से पानी नहीं गिर रहा, ठीक है. द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, अब हमने बताना कि हम उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है. अब देखो अब उसमें से हमारे पास कंडीशन फॉर वाटर नॉट फॉलिंग, अब वाटर टॉप पर जाकर नहीं गिर रहा यहाँ पर, उसके लिए शर्त ये है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसके वेट से ज़्यादा हो, ठीक है, यानी कि mv² ओवर आर ज़्यादा है mg से, यानी कि वेट से ज़्यादा है. तो फिर हमारे पास जो उसकी वेलोसिटी है वो √rg से ज़्यादा है. तो हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास क्या आया. तो अब जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई वेलोसिटी की, तो फिर हमने इसको टाइम पीरियड के अंदर पुट करना है, टाइम पीरियड वाले फार्मूला में. तो फिर हमारे पास आ जाएगा टाइम एंड पे निकल आएगा जो हमारे पास 4 सेकंड आएगा. अ बॉडी ट्रेवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और कांस्टेंट स्पीड है तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और वो इनवर्ड डायरेक्शन होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन. कांस्टेंट स्पीड पे वेक्टर अपनी चेंज कर रहा होता है, तो बॉडी का बेसिकली सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है ओवर टुवर्ड्स इनसाइड की तरफ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ नहीं होता, ये इन प्लेन टूवर्ड द सर्कल की तरफ होता है. सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो टूवर्ड्स द सर्कल होता है, रोटेशन एक्सिस के अलोंग नहीं होता. द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, सारों को हम लोग राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं. राइट हैंड रूल हमें एंगुलर जितने भी है ना उनको हम लोग कर्ल करेंगे फिंगर्स को, और जो थंब है ना वो हमारा उस वेक्टर की डायरेक्शन हमें दे देगा. हम सबको इससे फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं. एक पेडिस्टल फैन जो है वो रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज. अब इलेक्ट्रिक पावर अगर हम उसकी कट कर देंगे, स्पीड जो है उसको 0 पे लाएंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन उसका किस साइड पे होगा. अब इस सवाल को समझो, वो कह रहे हैं एक पेडिस्टल फैन जो है, ठीक है, वो रोटेट कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर हमने बंद कर दी और उसकी स्पीड जो है वो इससे 0 आ गई. एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी. अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब है एज इन फ्रॉम द फ्रंट. अगर हम देखें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, अब ये वाली जो रोटेशन है ये आपकी क्लॉकवाइज है, ये वाली जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज है. एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर पॉइंट्स अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना. अब ये हमने अपनी फिंगर्स को इस साइड पे कर्ल करो तो आपका थंब ऊपर की तरफ आएगा, वो अवे होगा यानी कि टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर. तो हम ये कहेंगे टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि अगर मैं अपना हाथ ड्रॉ करूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू फिंगर्स को कर्ल करूँ राइट हैंड पे और अपना थंब ऐसे करूँ तो वो बाहर की तरफ मेरी तरफ आएगा, तो फिर हमारे पास टूवर्ड्स अस इसका करेक्ट आंसर होगा. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड वॉच, मिनट हैंड वॉच जो है ना वो रेवोल्यूशन कंप्लीट अपना करता है
यानी कि वो 1 घंटे में करता ना तो 3600 सेकेंड्स हो गए, तो हमने इसको ओमेगा इज इक्वल टू 2π/3600 हो गया ना, तो π/1 1800 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन इसकी होगी। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ कैन बी मैनिपुलेटेड एज स्केलर क्वांटिटी स्केलर इफ एक्स, अगर हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा फिक्स रह रहा है, वो मूव नहीं कर रहा, तो फिर हम उसको सर्कुलर के तौर पर नहीं लेंगे, हम उसको क्या लेंगे, स्केलर के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को ट्रीट कर सकते हैं अगर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम रहे। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ फोटोन हमने बताना कितना है। लीनियर मोमेंटम ऑफ द फोटोन का हमारे पास ये फार्मूला है, फाइंड किसका किया, फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू HF होती है, लीनियर मोमेंटम होता है। हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास फोटोन का मोमेंटम होगा, बेशक उनका मैस हो ना हो, उनका मोमेंटम होगा, और मोमेंटम उनका होगा HF/c। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ अ मेटल सरफेस इन केस ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डिपेंड्स अपॉन, हमने बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है किसी मेटल सरफेस का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे, इंसिडेंट लाइट जो हम फॉल करवा रहे हैं उसकी क्या फ्रीक्वेंसी, और जो मेटल है हमारा उसकी वर्क फंक्शन क्या है, इन 2 चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग देखते हैं कि ये वाली चीज़ हमें शो कराती है कि वर्क फंक्शन मेटल का क्या, और ये हमें फोटोन की एनर्जी क्या है, तो ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और मेटल का वर्क फंक्शन क्या है। रेस्ट मैस ऑफ द फोटोन, फोटोन का जो रेस्ट मैस है वो हमने बताना है क्या है। फोटोन का रेस्ट मैस 0 है। फोटोन्स असल में पार्टिकल मैस लेस होते हैं, उनका रेस्ट पे अगर होंगे तो उनका कोई भी मैस नहीं होगा, हाँ लेकिन अगर मूव करें तो फिर उनमें एनर्जी और मोमेंटम होगा। अब फोटोन जो है वो हमारे पास क्या है, बेसिकली क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक हिस्सा है, एक स्मॉलेस्ट पैकेट है, एक डिस्क्रीट पैकेट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन ये कुछ एनर्जी कैरी करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट, इनमें से हमने बताना है किसका एनर्जी कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम देखें ना 10⁻³ फोटोन और उसकी वेवलेंथ, एनर्जी ऑफ द फोटोन हमें इससे पता लगती है, अगर हमारे पास वेवलेंथ कम है तो उससे एनर्जी ज़्यादा होगी, तो हमने ऐसी चीज़ सिलेक्ट करनी है जिसकी वेवलेंथ कम है ताकि एनर्जी ज़्यादा हो। अब यहाँ पे अगर हम लोग गैमा देखें 2 पिकोमीटर, बहुत छोटी वेवलेंथ है, तो इसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी। अब ये वाली ऑप्शन की वेवलेंथ सबसे कम है तो इसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे इंग्लिश के MCQs। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विद सेंटेंस विद द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर B देखो, ये ना बड़ा इजी था इंग्लिश का, मैं आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस दिखाऊंगी, मतलब जिसमें मसला होगा। द नंबर ऑफ द कंप्लेंट्स हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से हम लोग देखते हैं द नंबर इज द सब्जेक्ट है, और द नंबर जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और कंप्लेंट्स जो प्लूरल है, दी नंबर ऑफ और हम उसको सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करेंगे, तो हमने यहाँ पे इसको नहीं आया। करेक्ट सेंटेंस क्या था, दी नंबर ऑफ कंप्लेंट हैज़ इंक्रीज, यानी कि हमने इस दी नंबर के मुताबिक अपना सब्जेक्ट लगाना था, हैज़ लगाना था, कंप्लेंट्स हमारा कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाना था। चूज द करेक्ट सेंटेंस विद द कॉम्बिनेशन एरर। डेल्टा में आप देखो ही नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच। अब यहाँ पे देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो करेक्ट स्ट्रक्चर है और इसको हमने सही से यूज करना है। देखो ही नॉट ओनली स्पीक्स बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो को हम लोगों ने लगाना था। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, नॉट ओनली स्पीक्स बट ऑल्सो, अब इसने बट और ऑल्सो को अलग अलग कर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है, बट और ऑल्सो को एक साथ ही रखना है। विच सेंटेंस हैज द डाइवर्स ग्रामेटिकल एरर। द न्यूज़ आर स्प्रेडिंग लाइक फायर। द न्यूज़ इज स्प्रेडिंग, न्यूज़ जो है वो हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसको हम सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करेंगे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट नाउन यूजेज, जिसमें नाउन का गलत यूज हुआ। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब दी कैटल जो है वो हमारे पास प्लूरल है के तौर पर हम लोगों ने यूज करना। द कैटल आर ग्रेजिंग करेक्ट था। चूज अ सेंटेंस विद एन आर्टिकल एरर। शी एडॉप्टेड एन ऑनेस्ट आना था, यहाँ पे आ ऑनेस्ट नहीं होता। फिर हमारे पास विच सेंटेंस कॉन्टेन्स इनकरेक्ट यूज ऑफ एन एडजेक्टिव। दिस इज द मोस्ट यूनिक। कभी भी यूनिक के साथ, आइडियल के साथ, परफेक्ट के साथ, इन सब के साथ हम लोग ना आर्टिकल वगैरह नहीं लगाते, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ वर्ब एरर। दे हैड वेंट टू द मार्केट अर्लियर। अब ये देखो हमारे पास पार्स पार्टिसिपल आना था, गोन आना था, हैड वेंट नहीं आना था, दे हैड गोन आना था। चूज द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट एडवर्ब यूजेज। हमने बताना इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है। बीटा ऑप्शन में देखो शी सिंग्स ब्यूटीफुल। सिंग्स ब्यूटीफुल नहीं होता, सिंग्स ब्यूटीफुली होता है। करेक्ट वर्ब जो आना था, एडवर्ब आना था, वो हमारे पास सिंग्स ब्यूटीफुली आना था, नॉट ब्यूटीफुल। फिर हमारे पास है विच सेंटेंस एज अ प्रेपोजिशनल एरर, किसके अंदर है। दे अराइव टू द एयरपोर्ट। अराइव्ड एट एयरपोर्ट होता है। अराइव्ड एट का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक प्लेस पे, जगह पे। अराइव्ड इन का मतलब होता है किसी कंट्री वगैरह में, ठीक है।
अच्छा बच्चों, अब लॉजिकल रीजनिंग हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, इफ़ द डे आफ्टर टुमारो इज 2 days बिफोर फ्राइडे व्हाट इज। उसने कहा डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मतलब वेंसडे, टुमारो अगर ट्यूसडे है तो फिर टुडे क्या हुआ, मंडे। करेक्ट आंसर जो होना चाहिए ना वो टुडे इज़ मंडे होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर जो है ना वो हमारे पास इसका मंडे होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने संडे भी लगाया तो फिर भी आपके जो ग्रेस मार्क्स हैं आपको मिल जाएंगे। वर्ड कम नेक्स्ट इन द सीरीज, इस सीरीज़ में अगर हम लोग देखें ना तो हमारे पास आई ये जो एल्फा ऑप्शन है ये आती है। ऑल रोजेज़, ये फिर मुझे आपको समझाना पड़ेगा। ऑल रोजेज़ आर फ्लावर्स, ये रोजेज़ है, ये सारे फ्लावर्स के अंदर हैं। सम फ्लावर्स फेड क्विकली, सम फ्लावर्स ये फेड वाले हैं, ठीक है। देयरफॉर उसने कहा ऑल रोज फेड क्विकली नो, सम रोज फेड क्विकली नो, नो रोज फेड क्विकली, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। रोज के बारे में तो उसने इसमें कुछ बताया नहीं है, तो इसमें हमारे पास कोई भी हम बात नहीं कह सकते। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अ कंपनी रिसीव्स मल्टीपल कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स रिगार्डिंग फॉल्टी प्रोडक्ट, व्हाट शुड बी द मोस्ट इमीडिएट कोर्स ऑफ द एक्शन फॉर द कंपनी। फायर द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन्वेस्टिगेट करें कि रूट कॉज क्या है उस इशू का और उस इशू को सही करें। इग्नोर द कंप्लेंट और नया प्रोडक्ट बनाते जाएं, और एडवर्टाइजमेंट बहुत बढ़ा दें और कस्टमर को डिस्ट्रैक्ट करें। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन ये है कि उसकी रूट कॉज पता करें और उसको सही करें, इन्वेस्टिगेट करें, उसको डिफेक्ट को देखें और फिर उसको सही करें अगर वो। क्वेश्चन नंबर 176, इफ़ अ कंपनी फेल्स टू मीट इट्स प्रोडक्शन टारगेट, अगर वो अपना प्रोडक्शन टारगेट नहीं हिट कर पा रही तो उसे क्या करना चाहिए, उससे इफ़ेक्ट क्या होगा अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। तो इससे ये होगा कि हमारे पास जो उसकी रिड्यूस्ड उसके सेल्स हैं वो कम हो जाएंगी और जो मार्केट में शेयर है वो कंपनी का ड्रॉप होता जाएगा। सेल्स कम हो जाएंगी तो मार्केट में जितना उसका शेयर था वो ड्रॉप हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द लॉजिक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग वो है सबसे पहले आपने एनालाइज करना आर्ग्यूमेंट को और फिर उससे एविडेंस देना है। पहले कंक्लूजन निकालने से पहले आपने एविडेंस से उसको सोचना और फिर आपने कोई फैसला करना है। फास्ट फूड शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट इज़ अनहेल्दी, फास्ट फूड इज़ हार्मफुल, ठीक है। तो ये हम लोग इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब देखो, एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन, शुड बी प्रोमोटेड इन इम्प्रूव सोसाइटी। अब वो कह रहे हैं अगर सोसाइटी इंप्रूव करेगी अगर वुमेन के एजुकेशन अच्छी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ चीपर देन प्राइवेट कार्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनी को सेव करती है, ठीक है, और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है अल्फा ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई। यहाँ पे हम लोग इसको एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।